बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और हमजा, वैसे मैं एक अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करेंगे बात कि ये जो लूडो है, क्योंकि आपने भी खेला होगा और हम तो अभी भी खेलते हैं, तो बहुत घरों में खेली जाती है, ये किस्मत का खेल है या फिर महारत का खेल है? अच्छा, ये फैसला मेरे से और व्यूअर्स से बेहतर जो है अब भारतीय हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट करने जा रही है। वो कैसे? मतलब कि ये मसला जो तुम्हारे दिमाग में सवाल आया ना, अब ये सवाल एक और शख्स के भारतीय शहरी है उसके ज़हन में आया। उसने जी हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और हाई कोर्ट से रुजू करके उसने कहा है कि भाई बात ये है कि क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक, महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके कानून के मुताबिक जो भी किस्मत के खेल हैं उनमें जुआ हो सकता है, तो चूंकि जुआ हो सकता है और जुआ किस्मत से रिलेटेड होता है तो इसको गैर कानूनी करार दे दिया जाए। जो लूडो ऐप लोग लूडो गेम नहीं खेल रहे होते हैं ऑनलाइन, उसके ऊपर है। अब मसला ये है कि उधर एक और शख्स आया, उसने ये बात की कि भाई जो जीतने वाला है वो तो यही कहता ना कि मैंने चाल ऐसी चली थी मेरी महारत की वजह से, और दूसरा हारने वाला क्या कहता है? मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, अगर मेरे 6 आ जाते तो मैं भी जीत जाता। हाँ। तो जी हाई कोर्ट ने ये केस लगा दिया, मुंबई हाई कोर्ट ने, और अब मुंबई हाई कोर्ट ये फैसला करने जा रही है कि भाई ये किस्मत का खेल है या महारत का खेल है। अगर किस्मत का खेल हुआ तो शायद इस गेम पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। और इसमें एक और चीज़ क्या है, एक और चीज़ वैसे मेरा ख्याल है जो आवाम के लिए बड़ी परेशानी की बात है, वो ये है कि 4,64,000 जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं मुंबई हाई कोर्ट के अंदर। वो अभी तक लिस्ट ही नहीं हुए पहली दफ़ा, और वो पेंडिंग है, उन पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब मुंबई हाई कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि जी लूडो जो है वो महारत का खेल है या फिर किस्मत का खेल है। और इस वक्त ट्विटर पर मीम्स बनाई जा रही हैं और वो लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई जो बाकी पेंडिंग केसेस हैं वो भी परेशान है, पेंडिंग है, और वो लूडो का सबसे आगे है। वगैरह पेंडिंग केसेस खुद परेशान है कि भाई हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लूडो की इतनी वैल्यू है, काश हम भी लूडो खेले होते। तो इस तरह की बातें हो रही है। खैर, अब लूडो किस चीज़ का खेल है, महारत का खेल है या किस्मत का खेल है, ये जब मुंबई हाई कोर्ट बता देगी तब हम भी आपको बता देंगे। अभी बात कर लेते हैं कोरोना का खतरा कम होने पर तालीमी इदारे तो हमने खोल दिए, मगर कहर ढाती गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से ये फैसला ज़्यादा दानिशमंदाना नहीं लग रहा, या फिर ये लग रहा है कि हमें कुछ मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। एग्जैक्टली हमजा, क्योंकि गुज़श्ता अगर रोज़ वफाकी दारहुकूमत की बात की जाए तो अफसोसनाक वाक़या वहाँ पेश आया। भाराकाऊ के इलाके मालपुर में बिजली की बंदिश और शदीद गर्मी से स्कूल के 25 बच्चे बेहोश हो गए थे। देखें, और पेरेंट्स कितने परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो गया। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक सुबह से स्कूल में बिजली गायब थी, वापडा को इत्तला भी दी, उसके बावजूद बिजली की फराहमी नहीं की जा सकी। बेहोश होने वाले बच्चों को नाक से खून आना भी शुरू हो गया था। वो हम देख रहे थे, फुटेजेस जो थी वो इतना दुख हो रहा था और देखी नहीं जा रही थी कि किस तरीके से बच्चे परेशान हैं, नाक से खून आ रहा है, बेहोश हैं। एक तो इतना बच्चों का हर्ज हुआ है पहले ही, मतलब इस तरह तालीम का हर्ज हुआ, और अब इस तरह से स्कूल ओपन होने के बाद जो गर्मी की सूरत हाल है, इसके बाद बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए हमजा वो जो सारे बेहोश हो गए थे उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। सख्त गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद स्कूल में छुट्टी दे दी गई। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो मुल्क भर में भी बिजली का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इसको लिंक किया जा रहा है, एक तो मतलब कि ज़्यादा गर्मी से लिंक किया जा रहा है, दूसरा क्योंकि लोड शेडिंग थी और मसाइल का सामना था, खासतौर पर सरकारी स्कूलों की इसके ऊपर बात की जा रही है कि वहाँ पर इंतजामात इतने अच्छे नहीं होते, बच्चों को मुश्किलात का सामना रहा। आप देखें बच्चे जिस तरह हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में मौजूद हैं, पाइप उनके हाथ में है पानी के, और वो अपने मुँह के ऊपर जो है वो पानी डाल रहे हैं कि किसी तरह से हमें कोई रिलीफ मिल सके, हमें कुछ बेहतरी हो। लेकिन हम देखते हैं कि आप पानी अगर नल खोलें तो कितना गर्म आ रहा होता है, तो वो पाइप जो बाहर पड़ा हुआ है उससे पानी कितना गर्म आ रहा होगा। वो बच्चे हैं, वो तो खैर कोशिश कर रहे हैं, शायद खराब हो सकती है उनको किसी ने कहा। और मजमूई शॉर्टफॉल की हम बात करें कि एक जो फैक्टर बताया जा रहा है वो 5000 मेगावाट तक पहुंच गया है, और मुतादिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है, और अवाम जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है। ताहम वजारत तवानाई दावे कर रही है कि शॉर्टफॉल 1500 मेगावाट है और लोड शेडिंग भी कम हो रही है। ताबिश गौर साहब ने तो ये कहा है कि ये 1-2 दिन में मामला हल हो जाएगा। खैर, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो कल की सिचुएशन थी, पेरेंट्स कह रहे हैं, हमने उन्हीं से बात करने की कोशिश की है, पहले आपको वो सुना देते हैं। इस तरह गर्मी ज़ोर पकड़ चुकी है कि बच्चों के स्कूल जो हैं वो बंद होने चाहिए, और जिस तरह पहले रूटीन में छुट्टियां 3 माह की होती थी, जून जुलाई अगस्त, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखें। ऐसी सख्त गर्मी में
बच्चों को छुट्टी देनी चाहिए। कोरोना की वजह से तो इन्होंने छुट्टियां दे दी, अब सूरज सवारे पे आ गए, इसकी वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं। गर्मी शदीद गर्मी पड़ रही है, इनको चाहिए कि बच्चों को अब छुट्टी दें। स्कूल देखें जी खुल गए, ठीक है, तालीम का बच्चों का जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा था। अगर तो ये प्राइवेट स्कूल है तो उनको चाहिए कि बच्चों को एयर कंडीशन, जो बच्चों को कूलर वगैरह या बच्चों के लिए ठंडा पानी, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जिसकी वजह से ये मसला ना हो। 48 के टेम्परेचर के बराबर ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है ये स्कूल खोल देने। मैं कहता हूँ जहाँ इतना अवाम ने सब्र किया, बच्चों ने सब्र किया है, तो खुदारा बच्चों की हेल्थ का ख्याल किया जाए, बच्चों की सेहत का ख्याल किया जाए और स्कूलों को फ़िलहाल बंद कर दिया जाए। जितनी गर्मी पड़ रही है स्कूल को बंद करना चाहिए, गर्मी की छुट्टियां देनी चाहिए बच्चों को। स्कूल खुल गए हैं और लोड शेडिंग भी है, सख्त गर्मी पड़ रही है, बच्चे भी बेहोश हो जाते हैं और इस मौके पर वालिदैन अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को किस तरह स्कूल भेजें, घबराते हैं किस तरह भेजें। हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए क्योंकि अगर इतना अरसा कोरोना की वजह से बंद रहा है तो गर्मी की वजह से भी 1 माह और इंतज़ार कर लेते, जब मौसम बेहतर हो जाए तो फिर स्कूल खोलने चाहिए। 4 घंटों से लाइट गई हुई है तो वो वहाँ बच्चे क्या जाएंगे स्कूलों में, वहाँ तंग होंगे सर जी। अब ये फीसों के लिए बुलाया उन्होंने स्कूल, और तो कोई बात नहीं, जुलाई में तो ये दोबारा छुट्टियां दे देंगे। ये असल में हुकूमत ने जो है ये इतना अच्छा फैसला नहीं किया। पहले जब मौसम अच्छा था तब स्कूल खोले नहीं, अब इन्होंने फ़ीसें लेने के लिए जो है ना ये सारा सिस्टम किया है। छोटे हैं बच्चे और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें ये काफ़ी मसला आ रहा है कि बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं गर्मी की वजह से। जी, बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ये आप कंसर्न देख रहे हैं जो पेरेंट्स के हैं, जो वो बात कर रहे हैं। अच्छा इकरा, मामला ये भी है कि अगर हम दौरानिया देखें ना, आज हम 10 जून है, अब छुट्टियां होती थी, समर वेकेशन। हाँ, और ये वही टाइम है कि जब कहा गया कि हम समर वेकेशन इसलिए नहीं कर रहे होंगे, उनको महदूद किया जाएगा, चंद दिनों की शायद कर दी जाएंगी क्योंकि हमने पहले बहुत छुट्टियां की हैं। खैर बात करेंगे, हमारे साथ सदर सर्विंग स्कूल्स अलायंस मियाँ रिज़ाउर रहमान साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे जानेंगे कि पेरेंट्स उनको क्या कह रहे हैं। रिज़ाउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग सर। ये पूरी सिचुएशन आपने देखी, जो पेरेंट्स गुफ्तगू कर रहे हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है, आपको गलती कहाँ पर लग रही है? ठीक है, गवर्नमेंट ने खोल दिया, फैसला कर लिया गया, लेकिन कल जो हालत हुई उसके बाद आप लोग भी वाकई परेशान हैं? देखिए गर्मी तो वाकई बहुत है, शिद्दत बहुत है। पंजाब और सिंध के बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे गर्मी ये हमारे शहरों की निस्बत वहाँ पे और भी ज़्यादा होती है। तो इसमें एक्चुअली देखा ये जाता है कि हालात के मुताबिक क्या तदबीर की जाए कि जो सारे बच्चों के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए आसानी पैदा कर सके। ठीक है। तो देखें हमारा जो असलाफ है, अगर देखा जाए तो हम बहुत अर्ली मॉर्निंग उठने वाले लोग थे। फजर की नमाज़ पढ़ी और अपने कारोबार पे चले गए। फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अपनी तालीम और तदरीस का सिलसिला शुरू किया। तो वो जो हम फजर की नमाज़ के बाद 4 घंटे का गैप देने के बाद बच्चों को बुलाते हैं, मेरा ख्याल है उस 4 घंटे को यूज़ करना चाहिए, उसको कंज्यूम करना चाहिए। देखें आजकल तो फजर की नमाज़ 4:15 बजे उसका टाइम मुकम्मल हो जाता है। स्कूल अगर चाहें, वालिदैन चाहें, हम टीचर चाहें तो 5 बजे बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं। अच्छा। 5 बजे से लेके अगर 9 बजे तक बच्चों को स्कूल बुलाया जाए तो ये बड़ा मुनासिब टाइम है। अभी 9 बजे हैं, मैं अभी आया हूँ, बड़ा मुनासिब मौसम है जिसमें चला फिरा जा सकता है। आप इजीली आप गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं या इसके इतने मुज़र असरात नहीं होंगे। लेकिन अगर 9 to 5 कर दिया जाए टाइम, हमने गवर्नमेंट को आपके चैनल के तवज्जुह से पहले भी ये रिक्वेस्ट की कि आप टाइम के ऊपर मद्देनज़र रखें, बच्चे इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर टाइम पहले कर दिया जाए, 9 to 5 कर दिया जाए, उस वक्त हमने 5 to 9 कर दिया जाए तो ये बड़ा एक कंफर्टेबल जोन आ जाएगा बच्चों के लिए। 1.5 साल का 18 महीने में से बच्चों ने सिर्फ 3 इसको मैनेज करना पॉसिबल है सर? 5 से 9 ये भी बताइए। जी बिल्कुल पॉसिबल है सर। देखिए हम आदी नहीं है सुबह जल्दी उठने के, हम आदी नहीं है रात जल्दी सोने के, हम नमाज़ पढ़ने के आदी नहीं है। सिर्फ अगर आप अपनी टाइमिंग ठीक कर लें तो मैं समझता हूँ इस टाइमिंग ठीक करने के साथ आपकी ज़िंदगी के सारे मामला ठीक हो जाते हैं। आप सुबह उठते हैं बहुत अर्ली, नमाज़ पढ़ते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन ले सकते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकते हैं। आने के बाद आपके पास इतना मुनासिब टाइम होगा, आप घर के सारे काम निपटा सकते हैं। 9 बजे बच्चे वापस आते हैं, बच्चे आके रेस्ट कर सकते हैं, वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो वर्जिश कर सकते हैं, वो स्पोर्ट्स कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो पहले नहीं कर पाते हैं। और ये जो हमें आजकल बच्चे हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ये फौरी तौर पर कट डाउन हो जाता है क्योंकि रात को तो उन्होंने 8 फीसें लेने के लिए ये कर रहे हैं क्योंकि आपको फीसें चाहिए थी, आप 1 महीने बाद दोबारा से स्कूल बंद कर देंगे। एक मतलब कि वालिद की जानिब से ये भी आपने गुफ्तगू सुनी है कि उन्होंने ये बात कही है, खदशे का इजहार किया है। कितनी ये बात दुरुस्त है? क्योंकि जब बच्चे बीमार हो रहे होते हैं, बच्चे बेहोश हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहते हैं भाई 1 साल ज़ाया कर लेंगे लेकिन हम बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते। देखिए फ़ीस तो हर साल आती है, जब से छुट्टियां चलती आ रही हैं स्कूल फ़ीस तो पे करनी पड़ती है। फ़ीस का तो मसला नहीं है, मसला है 18 महीने में से सिर्फ हमारे बच्चों ने 3 माह स्कूल ज्वाइन किया है, 3 माह पढ़ा है।
बच्चों का जो लर्निंग लॉस हो चुका है उसको रिकवर कैसे किया जाए। अगर इस वक्त जो करंट जो आपने बताया पेरेंट्स ये कह रहे हैं, ये पेरेंट्स का माइंड पर्सपेक्टिव हो गया, बन गया, माइंड चेंज हो गया, माइंड पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। इससे क्या जेन बन गया पेरेंट्स का कि बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, बच्चे अगर कोई हार्ड वर्क नहीं करेंगे कोई बात नहीं। देखिए हमारे दीन में तो हमें बड़ा सख्त चांद बनाया गया है। हमारे दीन में तो हमें हर वक्त हर मसले, हर मुश्किल, हर मसाइल के हल के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। और हम अगर इन छोटे छोटे मसाइल से डरना घबराना शुरू हो जाएं और उसमें अपने आप को कह लें कि हर वक्त सेंसिटिविटी की दौर में चले जाए, तो मेरा ख्याल है ये हम अपने बच्चों को पैम्पर्ड चाइल्ड बना देंगे या बहुत ज़्यादा सिक्योर करने के चक्करों में हम उनको वो नहीं दे सकेंगे जो उनको होना चाहिए था। तो हमारे वालिदैन तो आजकल ये फिक्र करना शुरू हो गए हैं कि बच्चों को सहूलतें दें, बजाय इसके कि उनको कोई एक्सपर्टी दें, कोई तरबियत दें, कोई तालीम दें। परिंदे अपने बच्चों को घर बना के नहीं देते हैं, उड़ने का फ़न सिखाते हैं। हमारा काम भी यही है कि हम बच्चों को फ़न सिखाएं, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मुश्किल है, धूप है, बारिश है, सर्दी है, सब हालात में हमने चलना है। लेकिन सर जिस तरह से अब देखा जाए गर्मी भी है, इतनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो स्कूल्स में क्या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ठंडा पानी पीने के लिए? और जिस तरह लोड शेडिंग का मसला भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, तो प्राइवेट स्कूल्स में तो इस तरह के थोड़े मसले नहीं होते। गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पर तो इस तरह के मसाइल वगैरह हैं जो बच्चों को फेस करना पड़ रहे हैं। जी यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली देखें अभी तो स्ट्रेंथ ऑलरेडी 50% आ रही है। जिस क्लास में पहले 25 बच्चे बैठते थे वहाँ 12 बैठ रहे हैं। सफोकेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गर्मी का भी अगर फ़ैन चल रहा है तो बच्चे 12 बच्चे एक कमरे में आराम से बैठ के अपना पढ़ाई का कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स कोशिश यही करता है कि अपनी तमाम फैसिलिटेशन को पूरा करे। प्राइवेट स्कूल तो कंपटीशन बेस्ड है। प्राइवेट स्कूल तो फैसिलिटी देगा तो पेरेंट्स अट्रैक्ट होंगे, बच्चे वहाँ आना चाहेंगे। प्राइवेट स्कूल तो कंपनसेट करेगा तो पेरेंट्स उसके पास आएंगे। मसला गवर्नमेंट स्कूल का है। ये जो सामने आपके मसला है ये भी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से आया है। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बहुत सारी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत सारे मसाइल और भी हैं, पीने का पानी नहीं है, पंखा नहीं है, कमरे नहीं है। हमें जामे पॉलिसी बनानी होती है तो दोनों सेक्टर्स को साथ लेके चलना पड़ रहा होता है। अब देखिए गवर्नमेंट को आपने तजवीज़ दी, हमारे प्रोग्राम में भी आपने कहा था कि चलें ज़्यादा नहीं कर सकते तो 6 से 11 कर दें। आपने पिछली बार ये बात की थी। आपका एक अलायंस है, हम उसके आप जो हैं सदर भी हैं। आप लोगों ने कोई ज़ाती तौर पे फैसला किया कि जी कि हमारे साथ जो सैकड़ों स्कूल वाबस्ता हैं हम उनका टाइम चेंज कर लेते हैं, शायद गवर्नमेंट उसी को फॉलो कर ले? देखिए सर्विंग स्कूल एसोसिएशन ने कल ही अनाउंस कर दिया था कि हम अपना टाइम चेंज कर रहे हैं, हमें ये टाइम सूट नहीं कर रहा। हमने कल 6:30 बजे से 10:50 के दरमियान अपने टाइम को कंक्लूड कर लिया। आज यानी कि जो आज पहला दिन है हमारा, आज पहला 6:30 बजे लग गए। सर ये देखिए ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है हमने। और हो सकता है आप देखें सुबह आजकल 5 बजे तकरीबन इतना अच्छी रोशनी होती है। हमें तो डे लाइट कंज्यूम करनी चाहिए, हमें तो डे लाइट सेविंग करनी चाहिए। इसमें मैं एक और बात छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। देखें जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है तो शॉपकीपर्स को कहा जाता है, ट्रेडर्स को कहा जाता है कि आप दुकान 8 बजे खोलें और शाम को 6 बजे बंद करें। शॉपकीपिंग, ट्रेडिंग, बिजनेस ये बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन एजुकेशन उससे कम नहीं है। आप एजुकेशन के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लें, एजुकेशन पर थोड़ा सा फोकस कर लें। ये बच्चे हैं, इनको पढ़ाना भी है, इनको सिर्फ ये नहीं हमने आराम देके बजट आ रहा है। आपसे कोई तजावीज़ ली गई है बजट के ऊपर? हम देख रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी से अगर हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी बात करें, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उनसे भी तजावीज़ ली गई हैं। तो जब एजुकेशन की बात हो रही है, बहुत अहम चीज़ है, आप लोगों से तजावीज़ ली गई हैं? वैसे तो वज़ीर आज़म साहब आप लोगों की बात सुन रहे हैं, उसके ऊपर अब अमल भी हो रहा है। देखें ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि चैम्बर की भी ग्रास रूट से उनसे मुशावरत की गई है। जितनी कमेटियाँ बिजनेस के रिफॉर्म्स पे बनी हैं उसमें चैम्बर के मेंबरान शामिल हैं। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। ये जितनी एडवाइजरी बोर्ड चैम्बर ने बनाया है ये पहले प्राइम मिनिस्टर को मिला है, ये सदर पाकिस्तान को मिला है, ये सेनेट के चेयरमैन को मिला है, ये काबीना को मिला है, ये वजारतों को मिला है और उनके साथ डिपार्टमेंट्स को मिला है। और जामे पॉलिसी बना के दी गई है। इकॉनमी कितनी अच्छी फोकस्ड है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इन तमाम मामलों को लेते हुए बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। ठीक है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि तालीम भी बड़ी ज़रूरी है। आप तालीम में एजुकेशनिस्ट को भी कहीं डालें। आप हमसे पूछें तो सही मसाइल के हैं। क्या ये हल नहीं था कि 5 बजे से सुबह 9 बजे तक स्कूल लगा दिया जाता और बच्चों की सेहत ख़राब ना होने देते? क्या बच्चों की तालीम को लगातार मतवातर चलने नहीं दिया जा सकता था? सिर्फ कंसल्ट नहीं किया जाता। सिर्फ जो लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसके सरदार हैं, लीडर्स हैं या जो भी इसके ऊपर वजारतों में बैठे हुए हैं उनको इसकी परसेप्शन क्लियर नहीं है, उनको उनके माइंड क्लियर नहीं है इसके बारे में। अच्छा बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि आप हमें भी मौका दें, हम आपको जो सजेशंस देंगे इस कौम के फ़ायदे के लिए देंगे, बच्चों के फ़ायदे के लिए देंगे, वालिदैन के फ़ायदे के लिए देंगे, पाकिस्तान के लिए देंगे। तजावीज़ है रिज़वाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आप आए, आपने अपनी तजावीज़ दी और बड़ी अच्छी बात है कि हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। आज से जो सर्विंग स्कूल अलायंस है 6:30 बजे से लेकर 10:50 तक स्कूल खोला गया है, इसी चीज़ को देखते हुए कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अगर लोड शेडिंग के भी कहीं पर मसाइल हैं तो उनको भी देखा जा सके और बच्चों को जल्दी घर भेजा जा सके। बिल्कुल हमजा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट ने तो इसी वजह से स्कूल्स को खोला दोबारा से क्योंकि कोरोना वायरस बढ़ रहा था, लेकिन अब क्योंकि कमी हुई है केसेस में तो फिर इसलिए बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला जो दोबारा
दोबारा से कंटिन्यू की है। लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ अगर बात की जाए, जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ भी मुकम्मल कर लिया। हाँ जी, 1 करोड़ लोगों को डोज लगा दी गई है। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि हमारा हदफ इस साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाना है। तकरीबन 3.5 लाख लोग रोज़ाना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अब बड़ी तादाद में लोग खुद को रजिस्टर करवा रहे हैं। कल से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन भी शुरू की जा रही है। ले भाई, अगर आप लोग जो हैं शनाख्ती कार्ड आपका बना हुआ है, शनाख्ती कार्ड लेके जाएं और अब आपको किसी कोड की ज़रूरत नहीं है, किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं है। सेंटर में जाएं, जाके वैक्सीन लगवाएं और ख़ुद को भी महफूज रखें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें, पाकिस्तान को भी महफूज रखें। वॉक इन वैक्सीनेशन का यही तो फ़ायदा है कि कोई भी करवा सकता है, जो कि 18 साल से ऊपर के लोग हैं। और NCOC ने कोरोना का जोर टूटने पर कारोबारी पाबंदियाँ भी नरम करने का ऐलान कर दिया है। कारोबारी अफराद जो उनके लिए भी ये अच्छी खबर है। हफ्ते में 2 दिन की बजाय अब 1 दिन छुट्टी होगी, इनके 1 दिन बंद होगा तो 1 दिन छुट्टी होगी, और 1 दिन जो छुट्टी का फैसला है वो सुबह अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो सुबह को इख्तियार दे दिया गया। मज़ारात की बात कर लें, हम सिनेमाज़ की बात कर लें, उन पर पाबंदी खैर बरकरार रखी गई है। दफातर में 100% हाजिरी की इजाज़त भी दे दी गई है और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने की पाबंदी को भी इकरा ख़त्म कर दिया। यकीनन ये एक अच्छा इकदाम है। NCOC के मुताबिक अगर बात की जाए तो 30 जून तक पब्लिक सेक्टर तमाम मुलाजमीन वैक्सीनेशन के पाबंद होंगे। और दूसरी जानब अगर बात की जाए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की, तो कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $1 अरब की मंजूरी भी दे दी गई है। हाँ, इससे कौन कौन सी वैक्सीन खरीदी जाएगी, क्या फैसले किए जा रहे हैं? पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, एक बड़ा टारगेट हमने जो है अचीव किया है, 1 करोड़ जो है हमने डोजेज़ लगा दी हैं लोगों को, बहुत बड़ा टारगेट है। आप क्या देख रही हैं कि ट्रेंड बदल गया है? पहले जब हम स्टार्ट में बात करते थे आपसे तो हम परेशान होते थे कि लोग आ नहीं रहे, अब लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें इत्मीनान हो गया। जी बिल्कुल, देखें जी, ये वैक्सीन चूँकि दुनिया में पहली दफ़ा बनी थी, लोगों को बड़ी हेजिटेंसी थी, सब लोग एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे चल रहे थे कि वो देखना चाह रहे थे कि जिनको वैक्सीन लग रही है वो उनकी सेहत कैसी रहती है या कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं। पर अब जिस तरह लोगों को लगती जा रही है, लोगों के अपने फ्रेंड्स को, अजीज़ों को, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है और लोगों को यकीन होता जा रहा है कि ये एक सेफ वैक्सीन है, इसके कोई मुज़र असरात जो है वो सामने नहीं आए, ना ही कोई रिएक्शन जो है वो नज़र आया। तो अब लोग ज़्यादा विलिंगली आके लगवा रहे हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। साथ साथ हुकूमत ने भी अपनी कैपेसिटी जो है उसको बिल्ड किया है कि अब हम तकरीबन 5 लाख वैक्सीन डेली लगाने की कैपेसिटी को अचीव कर चुके हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये मजीद भी बढ़ाई जा रही है और जिस तरह ये पहले 3 महीने में 1 करोड़ हुआ है, मैं समझती हूँ आने वाले दिनों में शायद हम इससे बहुत पहले कम टाइम के अंदर जो है हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि 1 लाख फाइजर वैक्सीन जो है वो भी पाकिस्तान आई थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि फाइजर वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई जा रही, इसकी क्या वजूहात है? देखिए जी, अभी फाइजर की हमें 1 लाख डोजेस आई हैं। 1 लाख डोजेस का मतलब है कि ये 50,000 लोगों को लग सकती है। तो फाइजर वैक्सीन में चूंकि थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज ये है कि ये जिन लोगों की ऑलरेडी बहुत लो इम्यूनिटी है, जैसे जिनके ट्रांसप्लांट हो चुके हैं या जो कीमोथेरेपी के ऊपर है या जो जिगर के या गुर्दों के अमराज में मुब्तला है, उनके लिए ये जो है वो बहुत सूटेबल ये वैक्सीन है। तो इसलिए प्रायोरिटी जो है उन बीमार लोगों को दी जा रही है जिनको इस वैक्सीन की इम्यूनिटी जल्दी बिल्ड हो जाती है। तो फिलहाल ये कि हमने इसको लिमिट किया जब तक मजीद डोजेस नहीं आ जाती कि हम जो क्रिटिकली या क्रॉनिक पेशेंट्स जो हैं उनके ऊपर इसको लगाया जाए, क्योंकि उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा $1 बिलियन जो हैं वो भी मुख्तस कर दिए गए हैं, हम मज़ीद वैक्सीन जो है वो मंगवाने लगे हैं, उसमें क्या फ़ाइज़र को भी रखा गया है और फ़ाइज़र के लिए अब काम किया जा रहा है? क्योंकि हमने अगर ट्रैवल करना है तो शायद हमें फ़ाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जी डेफिनेटली जी, हमने जो भी हमने चीज़ परचेज करनी है, इस वक्त हम हर एवेन्यू को जो है वो टैप कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ वैक्सीन हो, फाइजर की हो, ऑक्सफोर्ड की हो, रशियन वैक्सीन हो, जहाँ से भी इस वक्त, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का पूरा इशू जो एक इशू है वो दुनिया में मौजूद है इस वक्त। मगर पाकिस्तान जो है वो हम जो वैक्सीन भी अवेलेबल होगी, अगर वो क्वालिटी की है, अप्रूव्ड है, उसकी एफिकेसी और सेफ्टी इंश्योर्ड है, तो जो भी वैक्सीन हमें मिलेगी और जिस एवेन्यू से भी मिलेगी पाकिस्तान परचेज करेगा। सही। नौशीन साहिबा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ना करवाने वालों के खिलाफ जो है सख्त इकदाम भी तजवीज़ करने की खबरें हम ये सुन रहे हैं, तो आपके पास इस हवाले से क्या मालूमात है? देखिए जी, इसके लिए सिंध ने तो थोड़ा सा सख्त ऐलानात किए थे कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सरकारी मुलाजमीन उनकी तनख्वाहें बंद की जाएंगी, इस तरह के कुछ इकदाम थे।
मगर जनरली मैं समझती हूँ कि हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है इसको इन्फोर्स तो करेगी कि वैक्सीन जो है वो हमने 7 करोड़ का जो हदफ अचीव करना है, उसके लिए इंशाल्लाह ताला हुकूमत का अगले इक़दाम यही है कि हम खुद लोगों तक पहुँचे। अभी तो जो लोग रजिस्टर करा रहे हैं और खुद से सेंटर्स पे आ रहे हैं उनको लगाई जा रही है, मगर मुख्तलिफ प्लान्स बनाए गए हैं, जैसे तमाम अदारे जो हैं प्राइवेट हों या पब्लिक सेक्टर के हों, उनके सरबराहान को कहा गया है कि वो इंश्योर करें कि तमाम स्टाफ को लगाई जाए, उनके रिश्तेदारों को लगाई जाए, उनकी फैमिली वालों को लगाई जाए। तो ये इस तरह से डिफरेंट मैकेनिज्म्स के तहत हम लोग खुद अब लोगों तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम मामला ये है कि हम कल भी रिपोर्ट कर रहे थे कि बड़ी तादाद में लोग हैं जिन्होंने पहली डोज लगवाई है, दूसरी डोज के लिए ड्यू डेट थी, लेकिन वो दोबारा लगवाने के लिए सेकंड डोज वापस नहीं आए हैं। इसमें अब 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि लोग शायद खुद वापस आना नहीं चाह रहे थे, दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को दूसरी डोज के लिए मैसेजेस भी नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं हमें मैसेज ही नहीं आया तो हम कैसे चले जाएं। इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये थोड़े से केसेस जो इस तरह के हैं वो हमारे पास आए हैं, जो कि सेकंड तो उनको चूंकि उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह हैं उनको अप्रोच किया जा रहा है, उनको मैसेजेस भेजे जाते हैं, 2-2 3-3 दफ़ा भी मैसेज जा रहा है। अब इसमें कुछ लोगों को शायद ये गलतफहमी थी कि जी ये पहली एक ही डोज काफ़ी थी, और कुछ शायद किसी और वजह से भी तो ये कोशिश की जा रही है कि उन तक हम लोग खुद पहुँचें और उन लोगों को वापस सेंटर पे लेकर आए दूसरी डोज लगाने के लिए। क्योंकि आपके तवस्सुत से ही मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर पहली डोज के बाद दूसरी नहीं लगाएंगे तो पहली भी इफेक्टिव नहीं होगी। दुरुस्त बात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रही थी, और इकरा बात यही है कि लोगों ने पहली डोज लगवाई और दूसरी डोज लगवाने के लिए वो गए ही नहीं है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अगर आपने कैंसिनो बायो लगाई है आपको दूसरी डोज की जरूरत ही नहीं है, आपने एक डोज ही लगवानी है। लेकिन अगर आपने साइनोफार्म लगाई है तो 22वें दिन जाके आपने दूसरी डोज लगवानी है, और अगर आपको नहीं भी मैसेज आ रहा आपने जाना है और दूसरी डोज लगवानी है, क्योंकि हुकूमत ये बता रही है कि जब पहली डोज लगाई जाती है उस शख्स की दूसरी डोज पहले ही रख दी जाती है कि इसको दूसरी डोज लगेगी। और अगर आपने साइनोवैक लगवाई है तो फिर आपने 28वें रोज जाकर दूसरी डोज जो है वो खुद लगवानी है। तो लोगों को हमें भी कहना चाहिए कि आप लोग जाएं। हमारे प्लेटफॉर्म के तहत भी लोगों को अवेयर करना चाहिए हम लोगों को। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खुद को वैक्सीनेट करवाएं। अब तो भाई सब वॉक-इन है कल से, तो आप आराम से जाएं और आराम से जाके जो है खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल हमजा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं हमजा महंगाई की, क्योंकि महंगाई ने तो हमारी जो ख़वातीन हैं उनके किचन पे बड़ा बुरा असर डाला है। बड़ा बुरा हाल है ख़वातीन का, क्योंकि किचन चलाती हैं और उसी में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और महंगाई के इस तूफ़ान के सबब सारे ही मतलब मसाइल जिस तरह से देखने में आ रहे हैं, क्योंकि किचन में खाने पीने की अशियाई होती हैं और वही कीमतें उनकी आसमान से बातें कर रही हैं। मटन और बीफ की बात की जाए तो वो तो महंगे थे ही थे, मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुका, और इसी तरह फल और सब्जियों के रेट्स भी बहुत ज़्यादा, तुम्हें बताया हमजा कि वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इकरा भी अपना किचन चलाती है। इकरा को मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर आइडिया, और इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया बेहतर ख़वातीन को ही होता है, क्योंकि किचन उन्होंने मैनेज करना होता है। और महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा बोझ भी आ पड़ा है खातून खाना के ऊपर, जो शौहर की महदूद आमदनी में आमदनी कम हुई है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की बढ़ी नहीं है। लेकिन महंगाई जो है बढ़ गई है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है, और वो बजट बनाते बनाते बेचारी परेशान हो जाती हैं। और ख़वातीन को घर का निज़ाम चलाने के लिए पता नहीं अब क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। पहले तो बेचारी कुछ बचा लेती थी, अब तो वो मेरा ख्याल है पूरी चीज़ें मंगवा भी नहीं सकती हैं। ऐसे ही है। और हमजा जिस तरह से पहले होता था ना कि सेविंग करती थी ख़वातीन, बड़े ही कफ़ायत शायरी के साथ सारे काम करती, अब वो चीज़ें नहीं रही, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और ख़वातीन जो है उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, किचन के खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। बच्चों की ख्वाहिशात को देखते हुए अगर बात की जाए तो गोश्त और फल वगैरह चीज़ें जो खरीदते हैं लोग, वो भी अब नहीं खरीद पा रहे। और ख़वातीन जो है वो मुसलसल शिकवा करी, पहले तो वैसे उन पर इल्ज़ाम था कि शिकवा करती हैं, अब मेरा हाल है सच में वो शिकवा कर रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो बड़े मुश्किल से मैनेज कर रही हैं। वो जो कहते हैं ना कि वो कमेटियाँ बेचारी डालती थी कि पैसे बचा रही हैं, उधर से कमेटी डालती थी, कोई शौहर बाकायदा देते तो नहीं थे पैसे कि ये तुम्हारी कमेटी के पैसे हैं, ये किचन के पैसे हैं, उधर से बचा के उधर लगाती थी। खैर ख़वातीन कितनी परेशान है, हमने उनसे बात की कोशिश भी की है, वो क्या कहती हैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नहीं, महंगाई बहुत हो गई है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, हर तरफ से महंगाई है। पहले जरदारी लूट के गया, फिर नवाज शरीफ लोगों ने सब इतना वो करा,
और अब इमरान खान कहाँ तक संभाले। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, देना बड़ा मुहाल हो गया है। जब बजट में टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगते हैं और सैलरी पैकेज ज़्यादा नहीं बढ़ता बजट में, ज़्यादा लोगों को उम्मीद होती है ना कि बढ़ेगा, तो वो नहीं होता, तो फिर घरेलू सतह पे भी मर्द जो है वो घरेलू बजट जो है वो कम कर देते हैं। बजट के लिए बहुत इंतज़ार करते हैं लोग सारा साल कि होगा, गरीबों की कुछ परेशानियाँ मिटी जाएंगी, कुछ होगा, लेकिन जब वो आता है तो सबकी खुशियों में पानी फिर जाता है। हमेशा की तरह कोई पुरसाने हाल नहीं, कुछ नहीं, परेशानियाँ वहीं की वहीं रहती हैं। 2021 से पहले भी मुतमईन नहीं थे और अब भी मुतमईन नहीं है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करते हुए बजट दें। मुश्किलात सबसे पहले तो घर की जो आटे, दाल, चीनी, घी का सारा दारोमदार औरत के साथ ही लगा रहता है, तो ख़वातीन के साथ मैं समझती हूँ बजट के लिए कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बजट अच्छा नहीं होता। हम अपने शौहरों को प्रेशराइज करते हैं, भाइयों को, अपने वालिद साहब को, तो बेहतर यही है कि हमारे हुकूमत जो है वो हुक्मरान जो हैं वो बजट को देखते हुए पेश करें। बजट के हवाले से तो देखिए ज़्यादातर मुश्किलात जो ख़वातीन को ही होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर पूरा उन्हें ही संभालना होता है, शॉपिंग करना, घर के अखराजात, तो ज़ाहिर बात है दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, तो सारा बजट हमारा आउट ही होता है। दिन ब दिन परेशानियाँ बढ़ ही रही हैं हम सब की। तो हमज़ा ख़वातीन की जितनी भी शिकायतें थी, उनके शिकवे थे, वो हमने सुने हैं, और यकीनन हमज़ा ये सारी बातें वो ठीक कह रही हैं। अब इसके ऊपर सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारी बहुत ही प्यारी शेफ़ मुनीरा, जिनसे आप सारे ही वाकिफ़ हैं, मज़े खाने भी बना के खिला चुकी हैं। आप बहुत शुक्रिया आपके आने का मुनीरा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच 92 का, जिससे मुझे जहाँ पे बड़े एक मौके की मुनासबत के क्वेश्चन जैसे कि अभी हो रहा है बजट का, उसके लिए मुझे इनवाइट किया। बजट आने ही वाला है मुनीरा। तो वैसे ये जो अभी महंगाई का तूफान एक आया हुआ है, हर ख़वातीन, आपने देखा हर घर में ख़वातीन परेशान है, तो ये आपके घर के किचन को भी उसने मुतासर किया? सबसे पहले तो इकरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोविड की वजह से एवरीवन इज़ इन स्ट्रेस, हर किचन स्ट्रेस में है, हर बंदा स्ट्रेस में। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज़ चल रही है। पहले तो हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। अब इस जो ये हमारा एक मुश्किल दौर चल रहा है, उसके लिए हमें स्मार्टनेस की ज़रूरत है। हमें उस पर देखना है कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब जहाँ आती है हमारे किचन की बजट की बात, तो उसके लिए जो 5-6 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसको थोड़ा सा फॉलो करें तो कई चीज़ें हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें मेक अ लिस्ट, हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि अपनी ग्रॉसरी के लिए कि हमने क्या चीज़ें लेनी है। फिर हमें उसकी दर्जाबंदी करनी चाहिए कि हमें वो चीज़ कितनी मिकदार में लेनी है, जो हम नहीं करते हैं। थर्ड, हमें ये देखना है कि वो चीज़ जो हमें चाहिए वो कितने अरसे के लिए चाहिए। हम जैसे कि हम अगर जैसे कहते हैं कि बल्क चीज़ जितनी लेंगे वो हमेशा आपको सस्ती पड़ेगी, तो हम अपनी महीने की जो हमारी होगी हम उसकी ग्रॉसरी कर लें। उसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपने उन स्टोर्स में जाए हमेशा जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं। ये नहीं कि हम चेंज करें, कभी कहीं से कोई चीज़ ले ली, कभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने इस महंगाई के दौर। नहीं, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स मत करें, क्योंकि जहाँ से आप हमेशा चीज़ लेते होंगे वो आपको दुकानदार हमेशा फ़ायदा देगा कि भी आप चीज़ ज़्यादा लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप थोड़ा स्ट्रेस में हैं, थोड़ा परेशान में है, जो हमारी ख़वातीन है थोड़ी परेशान है, स्ट्रेस में है और बहुत ज़हनी दबाव चल रहा है, तो तब तो बिल्कुल भी ग्रॉसरी करने मत जाएँ, क्योंकि कई चीज़ें वो छोड़ देती हैं, कई चीज़ें उनको कई चीज़ें गुस्से में ले ज़्यादा आती हैं, उनको समझ भी नहीं आती है। तो हमेशा रिलैक्स मूड में जाना चाहिए और उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना चाहिए हमारी ख़वातीन को थोड़ा सा, ताकि ये जो हमारी ब्लेम गेम चल रही है कि बहुत आ रही है इस तरह, इसके लिए सहूलत बाज़ार हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छे निकाले हुए हैं। हम वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर हम शॉपिंग करें, वहाँ से हम चीज़ें लें। इसके साथ जैसे कि प्रोटीन, जैसे चिकन के बड़ी वेरिएशंस ही आ रही हैं, तो ये फूड शॉर्टेज इसी वजह से हो रही है कि हमारी कभी कोई चीज़ इस्तेहकाम नहीं रहा, कभी चीज़ ज़्यादा आ रही, कभी चीज़ कम आ रही, तो हम उसको थोड़ा अल्टरनेट कर सकते हैं। हम चिकन की जगह हम अपने बच्चों को, हमारे घर के बुजुर्ग हम उसको प्रोटीन की जगह अंडों से भी पूरी कर सकते हैं। एडिशनल इतनी वेजिटेबल्स आ चुकी हुई हैं, आप वेजिटेबल्स आप उसको साथ ऐड करें। थोड़ा सा अपना मेन्यू ऐसा बनाएं कि आप उसके अंदर पूरा एडजस्टमेंट हो सके। पहले आपको मालूम है कि हमारे घरों में क्या होता था कि सुबह के टाइम हमारी जो नानियाँ दादियाँ होती थी कि घरों से जब भी किसी ने जाना है तो लंच बॉक्सेस साथ दिए जाते थे। तो कोशिश करें कि आप ये काम फिर से स्टार्ट करें, ताकि आपके जो हस्बैंड्स बाहर काम कर रहे हैं, जो ऑफिस में हैं, उन्होंने बाहर जो फूड मंगाना है वो महंगाई के इस दौर में आप उनको घर से दें। बिल्कुल, आपकी वो चीज़ एक बच जाएगी। सेकेंडली, बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, ठीक है ना, उनको बहुत होता है कि आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को थोड़ा सा
घर की तरफ लेके आएँ, अपनी चीज़ें मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं। और आपको मालूम है कि मज़े की रेसिपीज़ बनाने के लिए फिर उतनी चीज़ें तो लेके आनी पड़ेगी। नहीं, देखिए ज़रूरी नहीं है, आपने प्रोटीन्स पूरी करनी है। मेरा हमेशा ये होता है कि चीज़ वो आप बनाएं जो आपकी किचन में मौजूद होती है, क्योंकि इस दौर में चाहे अमीर तबका हो चाहे गरीब तबका हो, सबके लिए प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल है, सभी के लिए प्रॉब्लम है कि आपने क्या खाना है। आप दालें खाएं, आप सब्जियां खाएं। देखिए आपने मतलब बल्कि हम सब ने देखे कि जहाँ टमाटरों की कीमत बहुत ऊपर गई है, वहाँ पे हमने अपने फार्मर्स को देखा है टमाटर अपने वेस्ट भी कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेरा हमारी हुकूमत को भी करना चाहिए वो ये कि फूड स्टोरेज का एक सिस्टम हमारे इनके लिए होना चाहिए, ताकि जो ये चीज़ें प्राइस बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, ये थोड़ा सा ये कि ख़वातीन रब्ता कर रही हैं और कितना ज़्यादा रब्ता इस चीज़ के लिए कर रही हैं कि अब तो बजट ही नहीं मैनेज हो रहा, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो हैं बच्चे तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। चले हस्बैंड तो फिर समझ जाएगा कि क्योंकि उसको पता है कि मेरी तनख्वाह कम है, बच्चे नहीं समझ रहे हैं, बच्चों को कैसे बहलाना है, ये वो चीज़ें सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इवन सो दैट कि आप ये देखें कि इस पूरे एरिया में कई ऐसी फैमिलीज़ हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको शुगर डायग्नोस्ड हो गई, परेशानी के अंदर, कई बॉर्डर लाइन में आ चुके हैं, वो परेशान है स्ट्रेस लेने की वजह से। कई कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही फूड, उनको डाइट प्लान्स नहीं है कि आपने क्या फूड खाना है, उनको डाइट बताएं क्या ये चीज़ स्किप करके आप ये चीज़ ऐड कर दें। आप थोड़ा सा अपने आप को मैनेज और देखिए लाइफस्टाइल जब चेंज करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, आपकी हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। जब आप अपनी चीज़ों को नॉर्मल नहीं करेंगे, अभी आप 2 साल पहले वाले स्टाइल से चलते आएंगे, आप खा रहे हैं 3 टाइम खाना खा के अपने घर में ही रहना है, तो फिर डेफिनेटली आप में स्ट्रेस होना, आपको समझ नहीं कह रहे थे। आप थोड़ा सा इसको करें कि भी आपने इसके हिसाब से चलना है, मैनेज कैसे करना है। वैसे मुनीरा जिस तरह आपने कहा कि सहूलत बाजारों से लोगों को जो है फ़ायदा काफ़ी मिल रहा है, लोगों को जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ पर चीज़ें कुछ सही नहीं मिलती या मयारी नहीं है इस तरह से, तो फिर क्या आप रिकमेंड करेंगे? मैं अपना कुछ तजर्बा जैसे ज़ाती बताऊँ तो मैं हमेशा ही गई हूँ इन बाज़ारों में, सहूलत जितने बाज़ार हैं आप अपने टाइमिंग्स पे जाएं। देखिए टाइमिंग्स थोड़ी सी चीज़ों की होती हैं, जैसे कि सहूलत बाज़ार 8 बजे खुल जाते हैं, आप 9:30 तक वहाँ पहुँच जाएं और वहाँ पे तब रश भी नहीं होता, आप चीज़ें ले लें। और कई ऐसे होते हैं कि जब आप जाते हैं, मोस्टली ख़वातीन जाती हैं 4 या 5 बजे, उस टाइम अच्छी चीज़ें सब निकल जाती हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको चीज़ नहीं मिलेगी। आपको हमारी घर की ख़वातीन को अब अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, क्योंकि हम अब ये नहीं है कि अब जैसे कि हमने हर चीज़ छोड़ दी कि बस चल रहे हैं, हो रहा है, अब हमें खुद कदम से साथ मिला के चलना होगा। और आप इसके लिए जैसे कि हमारी अम्मियाँ होती थी, सुबह उठना, उन्होंने पराठे बन रहे हैं, एक सुबह का नाश्ता साथ जा रहा है, फिर घर में आके खाना, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि बाहर खाने, बाहर नहीं करना। तो थोड़ा सा अगर हम इसके साथ साथ चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि कई अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमें खुद को उसमें ढालना है। अब ये बताएं कि कई हम देखते थे घरों के अंदर ना फरमाइशी प्रोग्राम चलता था, वो होता था कि जी कि आज हम ये डिश बनाएंगे और सीखेंगे, वो ख़राब भी हो जाती थी, कहते कोई नहीं वेल डन, नेक्स्ट टाइम आपने करना है। बच्चियों को सिखा रहे होते थे, बच्चियां ट्राई करती थी। ख़वातीन ये भी शिकायत कर रही हैं कि अब हम क्या करें, हमारा तो अपना ग्रोसरी किचन की पूरी नहीं हो रही डेली की, तो हम ये वाली एक्सरसाइज को कैसे लेके चलें, इसमें ख़वातीन क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चियों को सबसे पहले शौक डेवलप करें चाय से। अच्छा, चाय से बताएं कि आपने चाय बनानी, चाय से अप्रिशिएट करें थोड़ा सा, फिर ब्रेकफास्ट की तरफ लेकर आएँ, फिर उनको वेजिटेबल कटिंग सैलड्स की तरफ लेके जाएं, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है कि ये कटिंग ऐसी चीज़ है कि आप काटेंगे वो वेस्ट नहीं होगा, आपकी यूज़ हो जाएगी। उनमें शौक डेवलप हुआ कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की। अगर आप उनको डायरेक्ट ही कह देंगे कि आप जाके, जैसे कि हम जब भी जाते हैं, जब हम शेफ़ बनते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट से गुजरना पड़ता है, तो हमें भी डायरेक्ट नहीं कहते कि आप जाके खड़े हो जाए, हमें बताया जाता है कि कितना मुश्किल है, आपने कहाँ कहाँ से कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि हमारे बच्चों को कटिंग भी नहीं करनी आती है। वो कटिंग नहीं आती तो फिर कभी उंगली कट गई, कभी डायरेक्ट उनको अगर आप चूल्हे के खड़ा कर देंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें ख़राब होंगी, उनको समझ ही नहीं आएगी। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं। मेरे साथ हमेशा होता है, लेकिन मैं खाना बनाती सही हूँ और सब कुछ बनाती हूँ, लेकिन हमेशा मेरी उंगली कट जाती है। हाँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप, जैसे कि पहले ज़माने में होता था, ये आज से 20 साल पहले के जो सब्जेक्ट्स होते थे, ये हमारे यहाँ होता था, आप होम इकोनॉमिक्स का हर क्लास में होता था, बच्चों में होता था कि क्या बनाना है क्या नहीं करना। तो थोड़ा सा ज़रूरत है थोड़ी सी स्मार्टनेस की, और हमें चाहिए कि थोड़ा सा हम इन चीज़ों को लेके चलें, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, हम इसको थोड़ा सा अगर डील करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, यानी कि आप हमें ये मैसेज दे रही हैं कि हुकूमत पर तकिया ना करें, खुद जो है कोशिश करेंगे आप 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खा लें, क्योंकि हम देखते हैं तो सब्जी वाले बेचारे वो भी ये शिकवा करते हैं, जो बाजी पहले 1 किलो सब्जी लेके जाती थी वो अब आधा किलो सब्जी लेके जाती है। शेफ मुनीरा, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी है, और भाई उनको खुद ही थोड़ा सा मैनेज करना होगा। और ये इकरा
तुम जो मतलब कह रही थी ना कि उंगली तुमने पकड़ ली थी, तो भाई वो जो हमें एक तरीकाकार बता दिया गया कि इस तरह से हमें भी प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी तरीका होना चाहिए और आप परेशान ना हो। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये बजट जो है आवाम दोस्त होगा। आगे बढ़ें इकरा। हाँ हमजा, आगे बढ़ते हैं और कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस की जानिब एक और अहम कदम जो है वो उठा लिया और सुबह में महकमा खुराक को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए डिजिटलाइज करने का फैसला भी कर लिया। हाँ जी, और खुराक के गोदामों का निज़ाम भी कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। वज़ीर खुराक व IT खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान की वज़ीर सदारत जो है महकमा खुराक के इजलास में ये अहम फैसले कर लिए गए हैं। फूड इंस्पेक्टर्स को खुराक खसूसी तौर पर आटे का मयार बाकायदगी से चेक करने के अहकाम भी जारी किए हैं। बिल्कुल, और इजलास में हमजा ये भी कहा गया कि मार्केट में मयारी और सस्ते आटे की फराहमी को भी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है, जबकि मार्केट में चिकन, गोश्त, फल, सब्जी वगैरह सरकारी निर्ख पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए महकमा खुराक के एहलकारों को स्पेशल हिदायत भी जारी की गई है। हाँ जी, वो चेकिंग किया करेंगे, ये अहकाम जारी किए गए हैं। और वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान का कहना है कि आवाम को मयारी और सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग के अमल को शफाफ बनाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकरा कि जब ये आपने एक प्रोसीजर बना दिया है, आप एक प्लान लेकर आए हैं, तो अगर मॉनिटरिंग नहीं हो रही होगी और ठीक तरीके से चीज़ें पता नहीं लग रही होंगी कि कहाँ पर कोताही है, तो मामला ठीक नहीं होगा। तो आतिफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर खुराक की खैबर पख्तूनख्वा हैं। आतिफ खान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, फूड डिपार्टमेंट कब तक डिजिटलाइज हो जाएगा और इसके क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, क्या सोच कर ये फैसले किए गए? बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि अगले 3 से 6 महीने तक हम फूड डिपार्टमेंट के सारे सिस्टम को डिजिटाइज़ कर दें, अच्छा, कंप्यूटराइज़ कर दें। और उसमें पहला जो काम होगा वो ये होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी होती है सरकारी गंदम की, चाहे वो पोर्ट से आनी हो, इम्पोर्टेड गंदम हो, या चाहे जो पेस्को से आनी हो, तो उसका सिस्टम ट्रक से लेके उसके गोदाम तक, ट्रक भी रास्ते में उसकी ट्रैकिंग होती रहेगी, पता चलता रहेगा कि जी ट्रक कहाँ कहाँ से आया है। क्योंकि कभी कभार पिछले अदवार में इस तरह हुआ है कि बीच में से गंदम गायब हो जाती थी ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, तो ट्रक भी टोटल उसके रास्ते की ट्रैकिंग होती रहेगी। अच्छा। और दूसरा जो है गोदामों का, अभी जो गोदामों में सिस्टम है वो सिर्फ रजिस्टर्स का है, तो रजिस्टर में तो कोई भी रजिस्टर फाड़ सकता है, जला सकता है, चोरी कर सकता है। तो उसका हम हर एक गोदाम में, जितने भी गोदाम हैं फूड डिपार्टमेंट के, उसको कंप्यूटराइज करेंगे। और यहाँ पे हमें रोज़ाना के हिसाब से हर गोदाम में जितनी गंदम आती है, जितनी गंदम जाती है, उसका टोटल हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो इससे मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और फिर इसके बाद फ्लोर मिल्स में जो इंस्पेक्टर्स जाते हैं, तो उसमें भी लोगों को शिकायत होती है कि जी कोई ठीक काम कर रहा है उसको गलत साबित कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहा है उसको ठीक साबित कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक मॉनिटरिंग ऐप बनाएंगे जो खुलेगा सिर्फ उसी लोकेशन पे जाके, और जो भी इंस्पेक्टर जाएगा वो वहीं से रिपोर्ट भेजेगा कि ये चीज़ है यहाँ पे, ये गलत है या ठीक है, और उसी टाइम वो डायरेक्ट ऐप के ज़रिए डाटा सेंटर में आएगा। मतलब ये नहीं होगा कि बाद में कोई कहे कि जी गलत को ठीक कर दे या ठीक को गलत कर दे, वो वाला इंशाल्लाह ताला इसमें से ख़त्म हो जाएगा। सही है। अच्छा सर, ये भी कहिएगा क्योंकि फूड डिपार्टमेंट इसको डिजिटलाइज करे, तो इससे किस हद तक शफाफियत आ सकेगी इसमें? देखें, हर एक चीज़ को जब आप डिजिटाइज करते हैं तो बहुत से लोग इसकी रेजिस्टेंस भी करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, इसमें एफिशिएंसी आती है। देखिए, कंप्यूटर तो किसी को नहीं जानता कि ये अच्छा आदमी है या बुरा है, या बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, या सिफारिश तो नहीं मानता कंप्यूटर किसी की। तो उसके ज़रिए से जो भी डाटा एंट्रीज होंगी वो प्रॉपर एक चेन ब्लॉक सिस्टम होता है, ब्लॉकचेन का, जो कि उसके ज़रिए आप डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो भी एक दफ़ा एंट्री हो गई उसमें वही चीज़ आएगी जो एक्चुअल होगी, तो उसमें बाद में कोई मैनिपुलेशन, बाद में उसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। तो एक तो ये बात होगी कि उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और एफिशिएंसी भी। आज अगर किसी गोदाम से पूछें कि जी कितना आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कहेंगे अच्छा जी मैं टोटल करके बताता हूँ, मैं प्लस माइनस करके बताता हूँ। तो यहाँ से हम पेशावर में बैठे हुए अगर एफिशिएंसी की बात करें तो हम एक क्लिक ऑफ अ बटन पे हमें पूरे सूबे के गोडाउन्स का पता चल जाएगा कि कितना है, आया कितना है, गया कितना है। ठीक है आतिफ खान साहब, जब इस तरह की हम कोई तब्दीली ला रहे होते हैं तो जो पुराने
पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये नया निज़ाम जो है ये किसी तरह से नाकाम हो सके। तो क्या कोई मुश्किलात आ रही हैं आपको ये नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाने में? देखिए जी, रेजिस्टेंस तो हर जगह आएगी। ये आप देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अगर एक सिलसिला शुरू किया हुआ है तो आप देख रहे हैं कितनी मुखालफत है। आज अगर इन सारे लोगों से कोई पॉलिटिकल डील कर लें तो मसले ख़त्म हो जाएंगे, एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे, जुलूस ख़त्म हो जाएंगे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम जिस कमिटमेंट पे आए हैं, हमारा तो मकसद ये है कि हमने चंद लोगों को जो कि नाजायज़ पैसा कमा रहे हैं, हमने तो उनको नहीं खुश करना, हमने तो आवाम को इंशाल्लाह खुश करना है। तो अगर कुछ लोगों को नाराज़ करके हम आवाम को खुश कर पाए तो ये हमारी कामयाबी होगी और यही हमारा मकसद है। बिल्कुल। आतिफ खान साहब, फूड डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज प्रोसीजर करने का जो फ़ायदा है लोगों को वो क्या होगा और किन मराहल से गुजर कर डिजिटलाइज किया जाएगा इसे? हमने अपनी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट बजट में डाल दी है, तो जैसे ही बजट अप्रूव होता है फ़ौरन उसका हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। और कोशिश मेरी ये होगी कि 3 से लेके 6 महीने तक जितना हम इसको मैक्सिमम डिजिटाइज़ कर सकें। जो सारी मार्केट्स का है वो चूँकि एक लोकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा जगह होंगी, उसमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ये गोडाउन्स का और ये फ्लावर मिल्स का और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी ट्रैकिंग का, ये तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि 3 से 6 महीने के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दें। बिल्कुल ठीक है आतिफ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 3 महीने से 6 महीने के अंदर इसको पूरी तरह से एप्लीकेबल कर दिया जाएगा और ये काम कर रहा होगा, आप ये कह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे वही फ़ायदे होंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा इकरा, आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में पहले 1 विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बिल्कुल हमजा, और इस सेंटर से एक ही छत तले एहसास की जो तमाम सहूलियात और ख़िदमात हैं उन तक आवाम को रसाई हासिल होगी। और इस मौका पर इमरान खान ने एहसास सेंटर में पौधा भी लगाया था। हाँ जी, आप देखें कि पौधा उन्होंने लगाया। हमने जो है जो यौम माहौलियात था, माहौलियात का आलमी दिन था, उसका भी हमें पता है कि पाकिस्तान को पहली बार जो है ये मिला के हम लोग जो हैं उसकी क्या कर रहे थे, मेज़बानी कर रहे थे उस दिन की। उससे 1 साल पहले चीन ने की थी। तो वज़ीर-ए-आज़म का पौधा लगाने की तरफ, शजरकारी की तरफ, अपने माहौल को बेहतर करने के लिए तो बहुत कोशिश करते हैं। जो हमारी क्लीन एंड ग्रीन मुहिम है ना, वो ज़ोरों शोर से जारी है। और इसके साथ क्या हुआ, मुआविन खुसूसी मौजूद थी डॉक्टर सानिया निश्तर, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को 1 विंडो सेंटर और एहसास 1 विंडो इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। और मराकज़ का दायराकार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा और मुल्क के हर ज़िले में एहसास 1 विंडो सेंटर्स भी खोले जाएंगे। हमजा, वर्ल्ड बैंक ने भी इसे एक्नॉलेज किया है कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है पाकिस्तान ने शुरू किया है और अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान को। और अगर एहसास की बात की जाए, एहसास के 1 विंडो इक़दाम के 6 अज्जा हैं। एहसास 1 विंडो पहला जुज़ ये है कि दीगर हुसूल में डिजिटल इंफॉर्मेशन और सर्विसेज प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, बैक ऑफिस का मजमूई जो डिजिटल डेटा है या इंटरफेस जो है ना, वो मरबूत डेटा बेस और उसके अलावा यकसा मरबूत जो है ना बेनिफिशियरी एग्जैक्टली हमजा, वो भी इसमें शामिल किए गए। 6 जुज़ जो है, जो 6 अज्जा हैं इसके, ये इस तरीके से है। और लेकिन फिलहाल उन्होंने 1 जुज़ जो है उसका उन्होंने किया। बिल्कुल, ये 1 विंडो जो होगा इस हवाले से आपको बता रहे हैं। और इकरा देखो, आपका बात करिए वर्ल्ड बैंक की ना, हम देखें तो किसको इस पे जो है मान नहीं है, किसका फ़ायदा इससे नहीं हो रहा। और अगर लोगों की बात की जाए तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं जब इसकी मतलब मुख्तलिफ तकारीब हो रही होती हैं। सानिया निश्तर वहाँ पर मौजूद होती हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस तरह से लोग वज़ीर-ए-आज़म साहब से वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ बात होती है पॉवर्टी एलिवेशन की। हमने लोगों को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं इनको ऊपर भी लेकर आना है। इसके ऊपर भी जो है सानिया निश्तर साहिबा यही कह रही थी कि हम इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और मज़ीद इसके ऊपर काम करेंगे। और तब ही पाकिस्तान को फ्यूचर में फ़ायदा हो रहा होगा जब हम लोगों को उस लकीर से, जो लकीर है गुर्बत की, उससे ऊपर लेके आएंगे। बिल्कुल। और वैसे इन्होंने जो है डिजिटल ठेलों की बात ठेले लगाए गए थे कि उनको डिजिटल ठेले भी लगाए जाएंगे, तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन ये जो एहसास प्रोग्राम है इसके अंदर तो जो डॉक्टर सानिया निश्तर है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं और फोकस्ड है बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर। और जितनी भी हमारी जो आवाम है ना, वो इसके प्रोग्राम के तहत सहूलियात से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो एहसास प्रोग्राम है, ये एहसास रखने वाले लोगों की जानिब से लोगों के लिए है, आम आवाम के लिए है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इसकी पजीराई आलमी सतह पर हो रही है, वही फ़वाइद हमारे आवाम को मिलते रहेंगे। इकरा, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के वापस आएंगे। ब्रेक ले लेते हैं। Stay with us.
मिडिल क्लास जो शख्स है उसको एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि जी गाड़ी अब पहुंच से दूर हो गई है। जो गाड़ी पहले ख़रीद भी सकते थे अब वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अब हम नहीं ख़रीद सकते हैं। सस्ती गाड़ियाँ ख़रीदने की ख्वाहिश रखने वाले शहरियों के लिए एक अच्छी खबर हम लेकर आए। बिल्कुल हमजा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जल्द ही नई ऑटो पॉलिसी की मंजूरी देंगे और नई पॉलिसी का मकसद गाड़ियों की कीमत को कम करना है ताकि मिडिल क्लास भी अब गाड़ियाँ खरीद सकें कि वो चीपें करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है ना। अब देखो इकरा हुआ क्या था, हुआ यही था कि इसकी बार बार मैं भी इसका जिक्र करता हूँ क्योंकि ऐसे हालात हो गए हैं कि आप गाड़ी लेते वक्त ना 1000 दफ़ा सोचते हैं कि नई गाड़ियाँ जो आई वो कहाँ पर आई। 45 लाख से लेकर वो 80 लाख की रेंज के अंदर आई जी कि इसके अंदर वो गाड़ियाँ जो भी थी उनके ब्रांड्स के तो हम नाम खैर नहीं लेते कि उसमें आई, लेकिन 10 से लेकर 20 के दरमियान गाड़ियाँ नहीं आई थी। वो 20 से ऊपर ही थी बाकी गाड़ियाँ जो थी, तो आम आदमी तो ले नहीं सकता था। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में यह कहा है कि नई ऑटो पॉलिसी के 3 अहदाफ हैं। पॉलिसी का मकसद गाड़ियों की कीमत कम की जा सके ताकि मिडिल क्लास भी खरीद सके। हमजा, ये बहुत ही खुशाइन बात है। अब मिडिल क्लास जो तबका है हमारा वो भी बासानी गाड़ियाँ सोच तो सकेगा ना बेचारा। बिल्कुल सोच सकेगा और इस महंगाई के दौर में ये सोच कर भी खुशी हासिल होती है। वैसे तो शहबाज गिल ने मजीद ये भी कहा था कि नई ऑटो पॉलिसी से जो गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार है और असेंबल लोकल होगी उसकी, इसके अलावा जो गाड़ियों की एक्सपोर्ट है उसमें भी इजाफा होगा। खुसरू बख्तियार और हमाद अजहर साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद भी दी गई है कि वो उसके मुस्तहिक हैं और वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार खुसरू बख्तियार का कहना था कि नई पॉलिसी जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की नमू और तरक्की के साथ साथ काबिल ख़रीद होने, क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी की भी बात होती है, एयर बैग्स का अक्सर जिक्र हो रहा होता है, उसकी दस्तयाबी और जो मकामियत पसंदी है उस पर तवज्जो मरकूज कर रही होगी। बिल्कुल हमजा, ये चीज़ें जो है ना ये एक थी कि होनी चाहिए थी जो कि अब हो रही हैं। आप देखें जी, आप 15 से 17 लाख की 18 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और उसके अंदर एयर बैग्स ही मौजूद नहीं है। मतलब आप सफ़र कर रहे हैं और आपको सेफ्टी मेजर्स उसके अंदर हैं ही नहीं और खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो हम देखते हैं कि गाड़ियों की क्वालिटी इतनी बुरी है कि वो इस तरीके से लगता है कि पता नहीं जैसे सैंडविच बन जाता है ना, उस तरीके का। बल्कि मैं आई थी तो इतनी अच्छी खासी बड़ी गाड़ी थी जिसका सैंडविच बना हुआ था और मतलब मैं देख के हैरान हो गई कि यार इसमें लोगों का क्या हाल हुआ होगा। बस ऐसे ही है कि इसके ऊपर अच्छी पॉलिसीज आ सकें और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बात कही है तो उनसे ही पूछ लेते हैं। शहबाज गिल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जो नई ऑटो पॉलिसी है जिसकी आप बात कर रहे हैं इसके बुनियादी निकात क्या हैं और पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए अभी ये ऑटो पॉलिसी जो है ये इसका फर्स्ट ड्राफ्ट आज पेश किया गया है और ये बहुत जल्द इसके ऊपर काम हो रहा है और अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह इसको पूरा करके और प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी अप्रूवल देंगे और फिर ये नाफिज कर दी जाएगी। नई ऑटो पॉलिसी 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी। एक ये होगी कि कीमतें गाड़ियों की कम की जाएँ, उन्हें अफोर्डेबल बनाया जाए। अफोर्डेबल वो होंगी तो ही जो मिडिल क्लास के लोग हैं, स्पेशली छोटी गाड़ियाँ जो हैं जो एक मिडिल क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं, 800 सीसी गाड़ी है, 850 सीसी है, इन गाड़ियों को सस्ता किया जाए या उनसे कम सीसी की जो गाड़ियां हैं इनको सस्ता किया जाए ताकि आम आदमी की पहुंच में हो। और फिर इनके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जिससे एक सस्टेनेबल क्लीन एनवायरनमेंट इंश्योर होता है, उनको भी साथ इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा इसका जो फोकस होगा मेन वो ये है कि लोकलाइजेशन हो, मीन लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो या असेंबली जो है उनकी वो लोकल हो। और तीसरा ये कि हम इसमें एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा सकें अपनी। जैसे आपको शायद पता हो कि नहीं कि इंडिया जो है वो तकरीबन 3.5 लाख गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट करता है साल की, तो हमें भी गाड़ियां जो है एक्सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ ये सनत है। सारे मुल्कों में गाड़ियां बनाने की सनत नहीं है। अगर आप साउथ एशिया या हमारे सराउंडिंग में देखें तो श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं बनती। पाकिस्तान में, इंडिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में, मलेशिया में, यहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं। तो हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि बिकॉज दूसरे गाड़ियाँ बनाने वाले कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। उसके लिए हमें स्टैंडर्ड्स भी ऊपर करने हैं, हमें अपनी कीमतें भी कंपैरेटिव लानी है, हमें टैक्स का सिस्टम भी ठीक करना है। और साथ साथ जो आपने एक चीज़ और देखी होगी कि यहाँ पर लोगों से 50% पैसे ले लिए जाते हैं और फिर 6-6 महीने वेट करवाया जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, और उनको गाड़ी नहीं मुहैया की जाती। इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन
रेगुलेशन या कुछ कंट्रोल्स लाएंगे कि ये चीज़ें ऐसे ना हों, ताकि सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये ना हो 50% पैसे दे के वो महीनों बैठा रहे। तो ये तमाम चीज़ें, गाड़ियों का जो पूरा एक सेक्टर जिसको तबाह किया हुआ है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले दूसरे सेक्टर्स के ऊपर रफ्ता रफ्ता काम हुआ, अब इसके ऊपर ये पॉलिसी आएगी और इसको भी इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। बिल्कुल। शहबाज गिल साहब, जिस तरह से देखा जाए गाड़ियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो उस हवाले से पाकिस्तानी बड़े परेशान है, तो इस पॉलिसी में इस हवाले से क्या कुछ शामिल किया गया है? इंशाल्लाह ये जो नई पॉलिसी आएगी, इसमें छोटी गाड़ियों की कीमत तो ज़रूर कम होगी, क्योंकि वो मिडिल क्लास के लिए उनको ज़रूर रिलीफ दिया जाएगा। बाकी जहाँ पर लोगों को बड़ी गाड़ियों में भी ओन के नाम पर या उनको बुकिंग करवा कर डिले किया जाता है और कॉस्ट बढ़ा दी जाती है, उस पर भी गौर कर रहे हैं कि उसको भी किसी तरीके से मैनेज किया जाए। लेकिन डेफिनेटली छोटी गाड़ियों के ऊपर एक बड़ा शहबाज गिल साहब, एक मसला भी है ना कि पाकिस्तानी और हम जापानी गाड़ियों में देखें तो बहुत वाज़ेह फ़र्क है, जिसकी वजह से गाड़ी की पायदारी बहुत मुतासिर होती है। इस हवाले से पॉलिसी में क्या शामिल किया जाएगा कि क्वालिटी को भी इंश्योर किया जाए? जी बिल्कुल, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी होगी और हम देखेंगे कि किस तरीके से गाड़ियों का मेयार भी मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे बढ़ाना है, और ताकि उसको, जब मैंने आपको कहा कि एक्सपोर्ट करनी है अगर, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरेंगी तो एक्सपोर्ट होंगी। और हमारी डेफिनेटली कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं पहले भी और उनके स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड्स नहीं हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा। बिल्कुल। शहबाज गिल साहब, गाड़ियों की जिस तरह से मकामी इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी में कौन कौन से इकदाम करने का फैसला किया गया है? जी, इस पर भी एक पूरी डिटेल डिस्कशन हुई है और इस पर भी डिटेल काम हो रहा है कि लोकलाइजेशन हो। जैसा मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी 3 चीज़ों पर मेनली फोकस करती, कीमतें कम करने पे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे और एक्सपोर्ट करने पे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो पॉलिसीज़ लेके आएंगे, टैक्स सिस्टम्स लेके आएंगे या दूसरे इंसेंटिव्स लेके आएंगे, उसमें गाड़ियों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग। एक और अहम मसला सेफ्टी मेजर्स को लेकर भी है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां असेंबल हो रही होती हैं उनके एयर बैग्स होते ही नहीं हैं, और अगर एयर बैग्स होते हैं तो अक्सर शिकायत ये आती हैं कि वो एयर बैग्स ओपन ही नहीं होते हैं, कोई अगर एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है। तो उसके लिए क्या फीचर्स शामिल किए जा रहे हैं कि ये चीज़ें तो लाजमी होंगी अगर कोई गाड़ी आपने बेचनी है? तो तमाम फीचर्स जो है इनके ऊपर बिल्कुल काम होगा। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपको पता है, जो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और स्टैंडर्ड्स, उन सब की इनकॉर्पोरेशन होगी इस पॉलिसी में, ताकि ये तमाम स्टैंडर्ड्स मीट किए जा सकें। ठीक है। शहबाज गिल साहब, ये भी बताइएगा, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, आपने पहले जिक्र किया इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से, हमें कितना टाइम लग जाएगा? और वज़ीर आज़म के अगर ग्रीन पाकिस्तान विजन को देखें, उसको मद्देनज़र रखते हुए नई ऑटो पॉलिसी में सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ ट्रेंड तो आए ताकि लोग उस तरफ जा सकें। जी इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी हम चाहते हैं कि उनकी जो इंपोर्ट है या लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर ख़ास मुराद दें, ताकि उन गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त बढ़े और फिर उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिछे पूरे मुल्क में, जहाँ चार्जिंग के उनके जो स्टेशंस होंगे जहाँ से वो चार्ज हो सकती हैं, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर आए। तो इन पर भी आपको खुशखबरी मिलेगी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और इकरा वाकई बहुत बड़ा ये मसला है कि कोई ऐसी जो है गाड़ी मिल जाए आम लोगों को, कुछ मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, जो वो चले खरीद तो सकते हो आसानी से, तो फिर भी नहीं खरीद सकेंगे, लेकिन सोच तो सकते हो ना कि चलो ये हमारी रेंज में है। बिल्कुल हमजा। और दूसरा ये सेफ्टी मेजर्स वाली जो बात है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसमें सेफ्टी मेजर्स के हवाले से सेफ्टी बैग्स, जो एयर बैग्स हैं वो लाजमी होने चाहिए, उससे आप बहुत हद तक उस एक्सीडेंट से, उस चीज़ से बच सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ना, क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो रहा हो तो ऐसा ना हो कि पूरी गाड़ी इस तरीके से आप देखें कि वो आप देख के आपको खौफ आना शुरू हो जाता है कि ये एक्सीडेंट इतना खौफनाक नहीं भी होता। और जब हम देखते हैं कि यार स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, 50-60 की स्पीड पे जो है ये शख्स सफ़र कर रहा था और फिर ऐसा खौफनाक हादसा जो है वो पेश आ जाता है, तो स्टैंडर्ड देखने चाहिए, ब्रेक्स जो हैं उनके स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो ऑटो पॉलिसी आएगी, हम उम्मीद करते हैं जिसका पहला ड्राफ्ट जो है वो मामला जो कल हमें बता रहे थे कि कल उसके ऊपर फैसला हो गया है, उसको फाइनलाइज कर लिया गया, आगे भी फ़ायदा होगा। ठीक है हमजा, आप कुछ बात कर लेते हैं इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से भी, उनके बजट आने वाला है तुम्हें पता है, और फिर उसके बाद आज वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब तो इक़्तिसादी जो सर्वे है माली साल 2020-21 का वो पेश करने जा रहे हैं। इसके अहम जो हैं हम पूछ लेते हैं कि क्या होंगे खद्दोखाल। हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती साहब। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। होती साहब, इकोनॉमिक सर्वे जो है आज जो है पेश किया जाएगा वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, आम खद्दोखाल क्या है सर इसके? जी दर हकीकत इक़्तिसादी सर्वे के 2 हिस्से होते हैं। एक तो वो बयान करते हैं कि हुकूमत ने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितने कर्जे लिए, कितना इंडस्ट्री को तरक्की दी।
दूसरा हिस्सा जो है उसका ये होता है कि बाहर से क्या क्या कुछ आया, तरसीलात ज़र क्या आई, करेंसी कितनी आई और करेंसी पाकिस्तान से गई कितनी, किस शोबे में कितनी तरक्की हुई, पानी के शोबे में कितनी तरक्की हुई। अब इन्होंने बताया है कि तरसीलात ज़र जो हैं ये 31 अरब 30 करोड़ डॉलर जो हैं ये मुकर्रर हो गए हैं कि ये अब आएंगे। अच्छा, यानी कि ये एक रिकॉर्ड टूटेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का, इतने ज्यादा तफसीलात ज़र कभी भी नहीं आए। ग्रांट्स की मद में 994 अरब रुपए इन्होंने मुख्तस किए हैं और इसका मतलब ये है कि 1000 अरब रुपए जो हैं वो ग्रांट्स की शक्ल में जाएंगे और सब्सिडी में 501 अरब रुपए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडी जो बहुत ज्यादा काटनी थी वो नहीं किया हुकूमत ने और ख्याल रखा है कि जो शोबे कमजोर हैं तो मसलन ज़राअत और छोटी इंडस्ट्री और जो बाजार में जो महंगाई है उसको रोकना, इसके लिए उन्होंने 500 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। अब इसके अलावा सनती शोबा की तरक्की का हदफ जो है वो तकरीबन 7% रख दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की का जो हदफ है वो 6.2% रख दिया गया है। मजमूई जो सरमायाकारी है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अब चाहिए, उसका हदफ 16% रखा गया है। और नेशनल सेविंग्स का जो हदफ है कि वो कितना लोगों को मुनाफा देंगे, वो 5.13% ज्यादा होगा इस साल। जी ठीक है, करंट अकाउंट बैलेंस की अगर हम बात कर रहे हो इकराम होती साहब, तो वो भी सरप्लस बताया जा रहा है। जी, वो इस तरह है कि तकरीबन इस दफा जो खसारा है जो ट्रेड बैलेंस का, वो खसारा तकरीबन 20 अरब डॉलर के लगभग है। अब ये खसारा पूरा करने के लिए अगर आपके पास 20 अरब डॉलर हुए तो आप पूरा कर सकेंगे, लेकिन अब तो 30 अरब डॉलर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सूरत हाल बुरी नहीं है। जो करंट अकाउंट में जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आपके पास जो जखीरा ज़र है जो उसमें कितने डॉलर हैं, कितने पाउंड हैं, कितने स्टर्लिंग हैं, कितने अमेरिकन हैं, कितने जर्मन फ्रांक हैं, ये जो सारी जो करेंसियां हैं इसका बैलेंस क्या है आपके पास, टोटल क्या है। क्योंकि आपने रीपेमेंट करनी होती है कर्जों की भी और आपने पेमेंट करनी होती है इम्पोर्ट्स की भी। तो ये एक बहुत अच्छी सूरत हाल बन गई है कि आइंदा पाकिस्तान में कर्जे वापस करने, आइंदा माली साल पाकिस्तान के कर्जे वापस करने में और नए कर्जे लेने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप वापस कर रहे होंगे धड़ाधड़ कर्जे, तो उससे वो होगा। और जो महंगी शरह के यानी कि बहुत बड़े प्रॉफिट के जो बॉन्ड्स पाकिस्तान को अभी तक रिलीज करने पड़े हैं, उन बॉन्ड्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है इकराम मोती साहब, महंगाई की सालाना शरह की भी बात हो रही है कि उसमें इजाफा हुआ है, वो बताइएगा। जी 11% की शरह ये बताया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत जो फूड बास्केट है उसमें 17 से 18% जो है महंगाई है। उस फूड बास्केट में महंगाई की बुनियादी वजह दो ही है, गैस और पेट्रोलियम प्राइसेस। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और गैस का होता है छोटी इंडस्ट्री में, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री पैकिंग करती है फूड की और उनको बहुत ज्यादा बिजली और गैस के मसाइल होते हैं। तो उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ी है वो महंगाई अब भी मुश्किल है कि वो कम हो, क्योंकि महंगाई जो है उसको रोकने के लिए बिजली, गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसको सस्ता रखना पड़ेगा, लेकिन वो सस्ता नहीं रखा जा सकता क्योंकि बजट का खसारा जो है वो 82% ऑफ GDP पे पहुंच चुका है, जो कि एक खतरनाक जगह पे सुई खड़ी है। तो कर्जे भी वापस कर रहे हैं, खसारा भी पूरा करना है, टैक्स भी लेने हैं और साथ ही ठीक है महंगाई कम करने में कुछ मुश्किलात का सामना रहेगा। इकराम होती साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह मेरे पास से आप बात कर रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो बजट होगा वो भी अवाम दोस्त होगा और अगला साल जो है माली साल वो वैसे ही पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल हमजा, आगे बढ़ें और कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तानियों की, क्योंकि पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हो पाकिस्तान का नाम तो रोशन करते ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है और हमेशा आगे भी ना नाम पाकिस्तान का रोशन करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए बरतानवी नजात पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना खान की, तो उन्होंने ट्विटर पर यह ऐलान किया है कि उन्हें बरतानिया में बर्नले के मेयर की तरफ से अवामी खदमात का सर्टिफिकेट दिया गया। हमजा, क्या बात है। अरमीना खान ये भी कह रही हैं कि वो इस इनाम को इंतहाई आजिज़ी से कबूल कर रही हैं और उन्होंने अवार्ड वसूली की तस्वीर भी शेयर की है और पाकिस्तानी नयाद मेयर की तारीफ भी की। अरमीना खान बरतानिया में रिहाइश की वजह से वहाँ समाजी मसाइल समेत हर तरह की अवामी खदमात के लिए मुतहरिक भी दिखाई देती हैं। बिल्कुल हमजा, और वो जहाँ सोशल मीडिया पर बरतानिया के अंदरूनी समाजी मसाइल पर बात करती रहती हैं, वहीं वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मसाइल को भी अपना मौजू बनाती हैं हमेशा। तो अरमीना से बात ना कर ली जाए कि वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनके हस्बैंड फैसल खान साथ मौजूद हैं। अरमीना अस्सलाम वालेकुम। फैसल अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपको अवामी खिदमत का सर्टिफिकेट
किन खिदमात की वजह से जो है पेश किया गया है जिसको आपने आजिज़ी से कबूल किया? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये सवाल जो है फैसल मेरे लिए ठीक है आपको जवाब देंगे इसका। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने इनकी जो अवार्ड है इनको मिली है 3 मेन रीजंस के लिए। सबसे पहले इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन मैनचेस्टर मुस्लिम कम्युनिटी फाउंड की थी, इससे पहले जो ना हर कोई अपने गाने गा रहा था, हम काफ़ी डिसऑर्गेनाइज थे। तो उन्होंने एक किस्म का यहाँ के जो मुसलमान पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक एका दिया, हमें इकट्ठा कर दिया। अब कोई भी इमरजेंसी होती, कोई भी कोई रिस्पॉन्स हो ना, हम एक ही आवाज़ से बोल सकते हैं, अब एक ही प्लेटफॉर्म से। तो सारे हमारे जो मीडिया पर्सनैलिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सारे हम जो ना एक आवाज़ से बोलते हैं। सबसे पहले ये थी। और दूसरा इन्होंने जो काम किया स्पेशली जो यंग गर्ल्स के लिए, यहाँ रोल मॉडल्स आपको पता है कमी है इस स्पेशली प्रदेश में। तो इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, अपनी जो हमारी जो खातून है उनको गाइडेंस दी है, अपना कल्चर कायम करने की कोशिश की है। ठीक है। दूसरा ये, और तीसरा इन्होंने जो कश्मीर और सीरिया के लिए जो आवाज़ उठाई है ना, डिप्लॉयमेंट्स की है, कश्मीर के लिए लॉबिंग की है यूरोपियन यूनियन में या आयरलैंड में। ये 3 मेन रीजंस थे। बिल्कुल। अच्छा, इस बारे में कहिएगा, क्योंकि बरतानिया जैसे समाज में पाकिस्तानियों को अपने कल्चर से जोड़ने के लिए बहुत काम करना मुश्किल होता है, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? और दूसरा इस बारे में बताइएगा कि मगरिब में कश्मीरी अवाम और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाना कितना मुश्किल काम है? मैं जो हूँ पर्सनली एक एम्बॉडी करती हूँ ईस्ट और वेस्ट के कल्चर को, बेस्ट ऑफ द बोथ। मतलब जो पाकिस्तान की जो बेस्ट चीज़ें हैं कल्चर की, जो वेस्ट की जो बेस्ट चीज़ें हैं कल्चर की, मैं उनको ब्रिज करती हूँ। क्योंकि मेरा ताल्लुक कनाडा से और रूट्स पाकिस्तान से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान को हर जगह साथ लेके जाऊँ, कल्चर वाइज भी और रिप्रेजेंटेशन वाइज भी। जहाँ तक आपकी बात है कश्मीर और इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब मैंने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई थी, जब मैडम प्रियंका चोपड़ा ने जब एज ए यूनिसेफ एम्बेसडर उन्होंने जब एक तरह की उन्होंने पार्शियलिटी दिखाई थी इंडिया की तरफ। मैं समझती हूँ कि वो इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन फिर भी एज एन एम्बेसडर आप साइड्स नहीं ले सकते। तो फिर मैं जब पाकिस्तान का केस जो है यूनिसेफ का लेके गई, तो एक बहुत ही कोल्ड सा रिस्पॉन्स मिला, जैसे कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि हमारी जो वीक लीडरशिप है ना, उसकी वजह से ये मसले हैं। क्योंकि जब अब एक अफेक्टिव जो इन जगहों पे जो इस तरह की जानी पहचानी इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप्स बैठे, अफेक्टिव लीडरशिप्स बैठे, तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान जो है मतलब बहुत आसानी से अपनी बातें मनवा सकता है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करवा सकता है। But because we don't have effective leadership, इस वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। I'm an actor, ये मेरा काम नहीं है to be honest, but मुझे दर्द फील होता है कि लोग उठ के पाकिस्तान को बातें कर देते हैं, उसके खिलाफ जो है पॉलिसीज बना लेते हैं, and we're not given a chair at the table। मतलब this is just ridiculous। तो फिर इन चीज़ों को चेंज करने के लिए हम लोगों ने अब एक थिंक टैंक आप समझ लें उसको सेटअप किया है, और हम लोग जितने भी जो पाकिस्तान की बेस्ट ब्रेन्स हैं इन द यूके, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको साथ लेके आएंगे ताकि हम इस चीज़ का जो है एक सलूशन निकाल सके। क्योंकि इस तरह से नहीं हो सकता कि हर कोई उठ के जो है वो पाकिस्तान को बातें करे, ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं कश्मीरी होने की हैसियत से बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब आप चाइना जाती हैं या किसी मैक्सिको या किसी और मुल्क में जाती हैं, हमारी एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेस। तो when in Rome do as the Romans। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो ना ऑडियंस जो है ना जिस मुल्क में हम हो रहे थे उसके लिए हम मैसेज टेलर नहीं करते। तुम्हारा नाकामयाबी का वजह ये है कि फॉर एग्जांपल इधर इंग्लैंड में यहाँ नारेबाजी, शोर शराबा, झंडा जलाना ये नहीं चला जाता, लेकिन हम उसी तरह कर रहे हैं काम, ठीक है, नारेबाजी वगैरह। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को जो ना बदलना पड़ेगा, जिस तरह हम प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ जिस तरह लॉबिंग करते हैं। तो ये हम सिखाना चाह रहा हूँ और पैगाम में देना चाह रहा हूँ जो भी आपके जो व्यूअर्स हैं, कि जिस मुल्क में आप हैं उस मुल्क को समझिए, आप इंटीग्रेट करें और अपना जो पैगाम है और अपनी जो प्रोटेस्ट है उसके मुताबिक आप अरेंज करें। नहीं तो वो जो आवाम है वो सुनेगी नहीं। अगर आप चाइना में जाके चिल्लाएंगे उर्दू में, जिसको उर्दू समझ नहीं आती, वो क्या कहेगा? तो यू हैव टू चेंज
लैंग्वेज। ठीक है, वो प्रोटेस्ट का भी तरीकाकार है जो आप फैसल कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि बरतानवी तेज़ रफ्तार शहरी ज़िंदगी में प्रोफेशनल मसरूफियात हैं, उसके साथ अवामी खिदमत भी आप कर रहे हैं, किस कदर मुश्किल होता है और इन दोनों मामलात में तवाज़ुन पैदा करना आपको किस तरीके से आया, कैसे आपने सीखा? नहीं, मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ वॉलंटियरिंग, और स्कूल से मैंने ये काम शुरू किया था क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था, खासकर मेरी अम्मी जो है वो इस काम में बहुत ज़्यादा कनाडा में इन्वॉल्व थी, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो मैंने सब कुछ उनसे सीखा है। तो इसके लिए इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट करके ख़त्म करके आए हैं पाकिस्तान से, या यहाँ पर मैं काम करती हूँ फुल टाइम, हम लोग का आपस में बिजनेस है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर शाम के वक्त अपना काम शुरू कर देते हैं। अभी तो आजकल लॉकडाउन अभी ख़त्म हुआ है तो हमने बहुत चीज़ों को अडेप्ट किया है, जैसे जूम के थ्रू हो गया या ऑनलाइन मीटिंग्स हो गई, फिर उसके बाद जो विजिल्स करनी वो सब हम लोग ऑनलाइन ही उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है जहाँ आपकी नियत पे दुनिया चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अरमीना, थोड़ा इस बारे में बताइएगा कि लॉर्ड वाजिद खान ने किस तरह से आपका इस्तकबाल किया और आपकी खिदमत को किन अल्फाज में सराहा? जी, एक्चुअली मेरे लिए तो ये बिट ऑफ अ सरप्राइज था क्योंकि उन्होंने मुझे उनके सेक्रेटरी की तरफ से हमें इनविटेशन आई एक टाउन हॉल के टूर करने की, तो शायद फैसल को पता था, मुझे नहीं पता था, मेरे लिए एक सरप्राइज था। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें वहाँ पर इस्तकबाल किया, उन्होंने हमें अपने प्राइवेट चेम्बर्स में इनवाइट किया, हमने बहुत सारी डिस्कशंस भी की। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से उनको भी मोहब्बत है, वो कोशिश करते रहते हैं अपनी तरफ से भी कि वो अपनी कम्युनिटी को लिफ्ट करें। मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए भी बोलूँगी, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि हर एक जो है यहाँ पर भी मसला है कि कम्युनिटी में एक का नहीं है। जो जैसे फैसल ने बोला कि ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ का कि हर कोई जो है दे ट्राई एंड पुल यू डाउन। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो उसका क्रेडिट कोई दूसरा लेने की कोशिश करता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को भी एलिवेट करते हैं, और हम लोग ऐसा ही एक ईथॉस और एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग जो बेस्ट लोग हैं उनको एलिवेट करें, ताकि फिर ये जो खेंची तानी जो चल रही है, it's like we can end that. अच्छा ठीक है अरमीना, हमें ये भी बताएं कि कोरोना जैसी आलमी वबा में जब आम आदमी की ज़िंदगी में तकालीफ बढ़ रही हैं, बढ़ती हुई गुर्बत है, उसका भी चैलेंज है और पाकिस्तान को इस चैलेंज का बहुत ज़्यादा सामना है, तो क्या मुस्तकबिल में आप अपनी अवामी खिदमात का सिलसिला पाकिस्तानी समाज तक भी बढ़ाएंगी? देखिए जी, मेरा तो शुरू से ये था कि बिफोर मेरा जो ये फेम आया या मीडिया आया, मैं तो थोड़ा लेट स्टार्ट किया था मीडिया में। मेरा तो हमेशा से ये प्लान था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा इस चीज़ को कायम रखूँगी और इसको प्रोग्रेस करूँगी इवन मोर। अभी तो हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है। अच्छा। तो फैसल का ताल्लुक कश्मीर से है, तो बिकॉज कश्मीर मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक टची पॉइंट था, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। पाकिस्तान के लिए मैं फंड रेजिंग करती रहती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं बताती नहीं हूँ। बहुत सी बातें होती हैं जो इंसान अपने लिए करता है बिकॉज वो मेरी एक स्पिरिचुअल साइड को फुलफिल करता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके मेरे बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। अब देखें, अल्लाह मियां ज़िंदगी दे और सेहत दे, तो बहुत ज़्यादा इंसान के लिए करने के लिए बहुत ज़्यादा। जिंदगी के जीने के तरीके 3 किस्म के हैं। एक, आप कुछ बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, दूसरा आप कुछ तब्दील कर सकते हैं या बदल सकते हैं, और तीसरा ये आप दूसरों की खिदमत कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी इन 3 जरियों से नहीं जिएंगे तो आपकी ज़िंदगी बेमानी होती है। इसका फिर मायना क्या आप कितना खा लेंगे, कितना पी लेंगे, कितना आप पहन लेंगे, इंसान दरअसल पैदा ही दूसरों की खिदमत करने के लिए। अगर आपको अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म से नवाजा है, आपको एक वॉइस दी, और अगर आप उस चीज़ को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे तो then it's a really sad thing। हम खानदानी लोग हैं, हमारे खानदान में जो ना अगर हम जो कुछ भी कामयाबी अपने लिए कर लेते हैं, हमारे खानदान वाले पूछते हैं हाँ आप और अपनी ज़ात के लिए ठीक है, लेकिन आपने दूसरों के लिए क्या किया है, आपने दुनिया के लिए क्या किया है। तो ये हमें सिखाया जाता है सबक बचपन से। मैं सबसे कहूँगी कि आप अगर एक छोटा से छोटा काम कर रहे हैं रोजाना का, तो कितने लोग हैं दुनिया में, अगर हम सब मिल के एक छोटा सा अच्छाई वाला काम कर लें रोजाना,
तो जो अच्छे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते चीज़ में उनका बहुत ठीक है ज़्यादा जी, बहुत अच्छी कोज़ है आप दोनों की, बहुत अच्छी सोच है आप दोनों की। अरमीना बहुत शुक्रिया आपका, फैसल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपने जो हैं अच्छे जो अज़ाइम हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। ऐसे ख्यालात सबके नहीं होते हैं जो आप कह रहे थे, ज़िंदगी गुजारने का मकसद जो आप लोग बता रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसे ही जो है। तो वाकई में ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि इंसान अपने लिए तो जीता है, ये दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए दूसरों की खिदमत करना एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, तो दूसरों की खिदमत करें और मैं और इकरा भी प्लान करते हैं ज़रा कि दूसरों की खिदमत कैसे की जा सकती है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हमजा ज़रा गर्मी की सताए अवाम की बात कर लें, उनके लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी है, अब ये जो तुम बात कर रही हो ना वो मारेंगे, वो कहेंगे भाई बाहर इतनी गर्मी है और इकरा हमें बता रही है कि जी कि आप लोगों के लिए खुशखबरी। मैं उन्हें खुशखबरी दे रही ना, वो महकमा मौसमियात ने दी है। अच्छा। और वो ये है कि आज से मुल्क के अक्सर इलाकों में अब्र रहमत बरसने की नवीदगी सुना दी गई है। और जुमेरात की रात से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हफ्तावार बारिशें जो है जमकर होंगी। हाँ जी, इतवार तक बारिशें रहेंगी, बड़ी अच्छी बात है, वाकई खुशखबरी है। अब्र रहमत बरसने से ना सिर्फ दर्जा हरारत में अब हमें उम्मीद है कि कमी होगी, बल्कि मौसम खुशगवार हो जाएगा। और ये जो गर्मी के सताए हम सब लोग हैं, चंद रोज़ के लिए तो खैर ठंडी हवाएं नसीब होंगी, उसके बाद हमें पता है कि फिर हब्स बढ़ता चला जाएगा और आगे मानसून भी आने वाला है। एग्जैक्टली हमजा, और मानसून जो है ना वो इस बार कुछ ज़्यादा जो है ना वो शिद्दत से आएगा, तवील होगा। एग्जैक्टली, अच्छा, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बारिशें ज़्यादा होंगी, ये भी महकमा मौसमियात। हाँ जी, बिल्कुल, ये भी कह दिया। और बारिशों का सिलसिला जो है वैसे पीर की सुबह तक जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया महकमा मौसमियात की जानिब से। और ये भी कहा गया है कि जुम्मे की रात से पीर की सुबह तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जो दीगर शहर है, इनके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पर बारिशों का जो है इम्कान वो ज़्यादा है। मुल्क के जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर मौसम खुश्क रहेगा। और हम बात करते हैं इसी हवाले से कि वाकई ये जो बातें हम तक पहुँची, खबरें हम तक पहुँची हैं, ये दुरुस्त हैं। ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। ज़हीर बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये जो हम बातें कर रहे थे, इकरा हमें बता रही थी कि खुशखबरी है, अवाम को ये खुशखबरी हमने तो दे दी है, वाकई ऐसा होगा, बारिशें होंगी? जी बिल्कुल, फ्राइडे नाइट से जो है जुमे की रात से अच्छा, आज जो है मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो खुश्क और गर्मी होगा, शदीद गर्म होगा। खासतौर पर मैदानी इलाकों में आज भी दिन के वक्त जो है वो शदीद गर्मी पड़ेगी, लेकिन कल से जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और फ्राइडे नाइट से जुमे की रात से जो है वो बादल वगैरह और बारिश का इम्कान है। दूसरा जो मुल्क के बालाई हिस्से हैं, पंजाब के बालाई हिस्से, पख्तूनख्वा के बालाई हिस्से, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे जो है वो बारिशें का इम्कान है। दूसरा सैटरडे नाइट, हफ्ते की रात, इतवार की सुबह जो है, वीकेंड जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और दर्जा हरारत जो है काफ़ी हद तक जो है वो गिर जाएंगे। अच्छा ज़हीर साहब, इस बारे में कहिएगा क्योंकि मानसून का कहा जा रहा है कि सीज़न इस बार तवील होगा, तो क्या ये वाकई तवील होने का इम्कान है? मानसून जो है वो पाकिस्तान में यूजुअली जून के एंड में और जुलाई के फर्स्ट वीक से जो है वो मानसून का ऑनसेट होता है और फिर ग्रेजुअली ये सितंबर तक जो है वो मानसून रेनफॉल जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो जारी रहती हैं। तो इस साल भी जो फिलहाल जो इनिशियल एनालिसिस हैं उसके मुताबिक तो जो मानसून है वो नॉर्मल पैटर्न के मुताबिक ही होगा। और लेकिन जो एनॉमलीज जो हैं वो मानसून के अंदर वो होती हैं, यानी कि शदीद बारिशें कहीं ना कहीं जो है वो हर साल वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। मानसून बारिशों का क्राइटेरिया और मानसून बारिशों की खासियत है कि वो अचानक तेज़ बारिशें होती हैं, फिर उसके बाद एक खुश्क हो जाता है, हब्स का मौसम आता है और उसके बाद फिर जो है वो शदीद बारिश और इस तरह हवाएं, आंधी वगैरह जो है वो होती है। ये मानसून का क्राइटेरिया है और इस साल भी उम्मीद है कि यही फॉलो होगा। ठीक है ज़हीर बाबर साहब, हमें ये भी बताइएगा, अब हम देख रहे हैं कि अचानक से गर्मी हो गई, सब एक दूसरे से सवाल करें यार आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये अचानक से जो गर्मी वाला कॉन्सेप्ट है, क्या जब हम पहले बात कर रहे थे, आपसे भी बात हो रही थी कि मई नहीं लग रहा था, मई में लग रहा था कि मौसम खासा बेहतर है, तो लेकिन अब जून वाला ही जून आया, लेकिन हमें आदत नहीं पड़ी थी, इसलिए अचानक लग रहा है।
देखिए मई और जून जो है वो हमारे यहाँ शदीद गर्म मौसम होते हैं, और इस वक्त जो है हम जून से गुजर रहे हैं जो कि पीक समर सीजन है। पीक समर सीजन को हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद फिर रेनफॉल स्पेल्स ऑन एंड ऑफ शुरू हो जाएंगे, वो ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, और लेकिन जब बारिशें शुरू हो जाती हैं और ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है तो उस वक्त टेम्परेचर थोड़े से गिर जाते हैं, लेकिन जो दर्जा हरारत का फील लाइक इफेक्ट है वो हमें ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। दर्जा हरारत हमें ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी जो है वो कूलिंग कर रही होती है, और कूलिंग फिनोमेना जो है बॉडी का कम काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें फील लाइक टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। आजकल भी इसी तरह दर्जा हरारत ज़्यादा भी हुआ हुआ है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें फील लाइक टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा महसूस हो रहा है, लेकिन एक आध दिन बाद इंशाल्लाह रिलीज मिल जाएगा। अच्छा ज़हीर अहमद साहब, ये भी कहिएगा क्योंकि मौसमियाती तब्दीली देखी जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं। सर्दियों में देखा जाए तो सर्दी की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हुआ है, गर्मी की बात की जाए तो गर्मी भी शिद्दत से आई है, क्या वजह है इसकी? देखिए क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो हमारे यहाँ जो है वो हम इससे गुजर रहे हैं, ठीक है, और क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है हम कभी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इंक्रीज कर जाता है, किसी जगह पे टेम्परेचर्स जो है वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं, तो हम लोगों को इसको अडेप्ट करना पड़ेगा, इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा, और अपनी जो वे ऑफ लाइफ है या स्टाइल है उसको उसके मुताबिक अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, उसके मुताबिक अडॉप्ट करना पड़ेगा। ज़हीर अहमद बाबर साहब, आपने हमारी जो खुशखबरी थी ना उसको एक रोज़ के लिए डिले कर दिया, लेकिन वो खुशखबरी बरकरार है। जुमे की रात से बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। ज़हीर अहमद बाबर साहब डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान ज्वाइन किया और मौसम के हवाले से हमें बताया, तो तुम्हारी खबर बिल्कुल ठीक थी भाई, एक ही दिन का वो जुमे की रात से, मतलब कल की रात से, लेकिन आज गर्म और खुश्क रहेगा। और एक मसला जो कल मुझे भी लगा कि मैंने एक कोताही की है कि जब हम एसी से अचानक बाहर निकलते हैं, बाहर इतनी गर्मी है और जिससे आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो ये आपने कोताही नहीं करनी है। अगर आप अंदर हैं, बाहर जाते हुए पहले आप देखें कि अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा कम होने दें, नॉर्मल होने दें, ताकि आप बाहर जाएं। जब आप अचानक गाड़ी से भी ऐसे निकलते हैं तो इस कोताही की वजह से भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और इसी तरह हमजा, जैसे गर्मी में से भी एकदम ठंड में नहीं जाना चाहिए, एसी में फौरन नहीं जाके बैठना चाहिए, तब भी सर में दर्द होता है। अब हम आपको अबू धाबी लिए चलते हैं। बिल्कुल, और हमजा अबू धाबी तो लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि लाहौर कलंदर्स ने रात को दिल जीत लिया। क्या बात है, लाहौर कलंदर्स ने दिल जीते हैं या पता नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़बरदस्ती दिल जो है ना वो जितवा दिए हैं। इस पर तो हम बात करेंगे। PSL 6 के जो है मैचेस में अब पहला मैच हुआ है। लाहौर कलंदर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है, और ये जो मैच खेला गया है, लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर ने टॉस जीत कर इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत दी। बिल्कुल, और हमजा इस पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 143 रन बनाए थे। 144 रन का हदफ दिया गया था, और इसके ताकुब में लाहौर कलंदर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा, पहले बड़ा अच्छा जा रहा था, सुहेल अख्तर ने अच्छी बैटिंग की, हफीज़ ने भी ठीक बैटिंग की, फिर थोड़ा से मसाइल आए, आखिर में स्कोर बहुत ज़्यादा चाहिए था। हसन अली ने छक्का खा लिया, हसन अली ने छक्का खाया, राशिद खान ने आते 3 चौके लगा दिए, मैच ऊपर से नीचे से ऊपर होता गया, और प्लेट में रख कर सनसनीखेज मैच रहा ना फिर तो। प्लेट में रख कर जो है ना वो लाहौर कलंदर्स को, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच दे दिया है। तो हम बात कर लेते हैं। अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गफ़ार भाई, ये क्या हुआ कल मैच जो था? पहले आराम से लग रहा था कि शायद लाहौर कलंदर्स जो है वो जीत जाएंगे, फिर एक मामला ऐसे आया, लगा कि अब तो कोई चांस ही नहीं है। आखिरी ओवर क्या बात है, कप्तान ने हुसैन तल्लत को दे दिया। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी सुबह खैर। और इससे पहले हमजा कि मैं मैच पे बात करूं, मुझे आपकी टेंशन हो रही है, पता है वो क्या है? क्या? आज रात में डबल हेडर है, 3 बजे खत्म होगा, आपको सुबह मॉर्निंग शो भी करना है, चेक करने करेंगे गफ़ार भाई इंशाल्लाह। बिल्कुल, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में मुझसे यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे थे, मेरा यूट्यूब चैनल भी जहाँ हम लोग बात कर रहे होते हैं रोज। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा हमजा, बिल्कुल बहुत अप एंड डाउन हुए। पहले लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, बट ऑब्वियसली हसन अली और फ़हीम अशरफ ने 143 जो कंपैटिटिव टोटल इन दी एंड लग रहा था। बट ये वाकई इस पर पूरी कौम का एक सवाल बना हुआ है कि शादाब खान ने आखिरी ओवर हुसैन तल्लत को क्यों दिया, और स्पेशली जब उनका अपना चौथा ओवर बाकी था। रमीज राजा का ट्वीट पढ़िए, शेब अख्तर की बात सुनिए, सब लोग यही कहते हैं कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट क्या होता है हमजा? यही तो होता है कि जब आपके सामने सिचुएशन हो, आपका ओवर पड़ा हो और आप उस वक्त हुसैन तल्लत को बॉल दे दें, जा भाई गुड लक, जिसने पूरे ओवर में पूरे मैच में ओवर नहीं किया।
एग्जैक्टली, और वो नहीं है जाने जाते अपनी बॉलिंग के लिए, ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। ठीक है वो बॉलिंग करते हैं और लेकिन इस मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, तो आई थिंक शादाब के लिए बड़ा लर्निंग कर्व है। और दूसरा मैं तो आगे का भी सोच रहा हूँ हमजा, क्योंकि ही सिलेक्टेड इन पाकिस्तान टीम, वाइस कैप्टन है, और उनकी बॉलिंग के ऊपर हमने बड़ा इंतजार करना है। अच्छी बॉलिंग कल वैसे उन्होंने कराई, एक ओवर उनका शायद थोड़ा सा रन बन गए थे, और उनका फोकस पता नहीं क्यों अपनी बैटिंग पे होता जा रहा है। कप्तान है, अपनी मर्जी से नंबर 3-4 भी आ जाते हैं, बट आई थिंक उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करेगी उनके फ्यूचर के हवाले से भी, और शादाब को इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है गफ़ार भाई, ये भी बताइएगा, अब हम देखा कि सुहेल अख्तर के बैट पे बॉल अच्छा आ रहा था, सुहेल अख्तर ने कुछ बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं, फिर हफीज़ ने भी ठीक बैटिंग की है, जो पिच में होनी चाहिए थी वैसी बैटिंग हुई है। क्या बॉलिंग ठीक हुई है या बॉलिंग में कुछ कोताहियाँ की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, एक हुसैन तलत के मामले को छोड़कर? नहीं, बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की। देखिए अगर आप देखें वो जो टिम डेविड का छक्का था हसन अली को 19 ओवर की आखिरी बॉल पर, जब 7 गेंदों पे 22 रन रिक्वायर्ड थे, उस वक्त मैच जो है इस्लामाबाद की गिरफ्त में तकरीबन आ चुका था। वहां पर आपको सिर्फ 2 डॉट बॉलें करनी थी और आप समझ लें कि मैच दस्तर से ही दूर हो जाता लाहौर कलंदर्स की। लेकिन आई थिंक लाहौर कलंदर्स हमजा मेरे ख्याल में, मैं तो ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह उनकी राशिद खान के आने से उनकी टीम की स्ट्रेंथ बनी है, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ टीम टू बीट। इस टूर्नामेंट में सबसे टफ टीम मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स होगी, क्योंकि उनके पास एक तो एक्सपीरियंस ही बहुत है। फखर जमान टॉप पर हैं, फिर हफीज नीचे आते हैं, फिर उनके पास सबसे नीचे फिर ऑब्वियसली अब आप देख रहे हैं टिम डेविड और फिर राशिद खान जैसा बंदा जो 8वें नंबर पे आके उसने दूसरी मरतबा मैच फिनिश किया। आपको याद होगा कराची पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच जितवाया था। तो आई थिंक लाहौर कलंदर्स के फैन, तो दूसरा भी मैं सुबह उठते ट्विटर पे पढ़ा था, एक बंदा सुबह उठ के इस्लामाबाद के फैन लिख रहा है कि भाई मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा कि हम ये मैच कैसे हार गए। नाउ दिस इज ट्रू पीएसएल, ये है वो हमारी पीएसएल जिसको हमारे लोग बड़ा ऑन करते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको याद है कि ये वाहिद चीज़ है जिसमें हमारी जो मतलब जो खवातीन हैं, यानी बेगमात हो जाएं, बहनें हो जाएं, हमारी माएँ हो जाएं, ये सबका बड़ा इंटरेस्ट है। तो आई थिंक बहुत खुशी की बात है कि पीएसएल दोबारा वापस भी आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि जिन मुश्किल हालात से गुजर कर इस टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ है, आई थिंक हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतनी एंटरटेनमेंट देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, इस बारे कहिएगा कि हारिस रऊफ की अगर बॉलिंग देखी जाए तो उस पर क्या कहेंगे कि क्या सिर्फ स्पीड से काम चल जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस विकेट पर सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने देखा कि जेम्स फॉकनर को जब हमने लाहौर कलंदर्स से पिक किया था, लोग कह रहे थे ये तो ऑस्ट्रेलियन काफी पुराने नहीं हो गए, अपना वक्त गुजार चुके हैं, पता नहीं क्या कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल उन्होंने ही पहले 6 ओवर में मैच का पासा पलट दिया। उनकी जो 3 विकेटें थी हमजा, आपने देखा कि उसी ने बिल्कुल बैकफुट पे रखा। और लगता ये है कि इस विकेटों पर या तो वो बॉलर चलेंगे जैसे कि उमैद आसिफ हैं जो वेरिएशन करते हैं, वकास मकसूद हैं कराची किंग्स के, या मोहम्मद आमिर बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने जहन का और स्लोअर बॉल करते हैं, स्लोअर बाउंसर। वेरिएशन चाहिए उनकी। आई थिंक जितने फास्ट बॉलर हैं, चाहे हारिस रऊफ हों या जितने और टीमों के पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं, जैसे स्पेशली कोयटा के यंग फास्ट बॉलर्स को शायद अभी से सबक सीखना पड़ेगा। हसनैन है, नसीम शाह है, कि यहाँ सिर्फ पेस से काम नहीं चलेगा। ये वो विकेट है जो डबल पेस है और यहाँ पर आपको वेरिएशन से जो है ना वो बैट्समैन को आप आउट कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, हमने देखा कि वो रनअप नहीं है और वो पेस नहीं है, वैसा अंदाज नहीं है कि लग रहा हो कि ये कोई जो है थोड़ा सा मीडियम फास्ट बॉलर भी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन विकेट्स उन्होंने अच्छी ली हैं, कैचेस भी ड्रॉप हुए। क्या ड्यू फैक्टर था आप समझते हैं? बिल्कुल ड्यू फैक्टर है। जितनी मेरी कुछ साबिक क्रिकेटर से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब ये अजीब मसला है कि स्पिन खेलना भी मुश्किल है, स्पिन कराना भी मुश्किल है, क्योंकि जो फिंगर स्पिनर्स हैं यानी कि जो ऑफ स्पिनर हैं या जो लेफ्ट आर्म ऑफ जो गेंद करेगा स्पिनर, उसको प्रॉब्लम है। रिस्ट स्पिनर जो है ना, जैसे राशिद हैं या जितने लेग स्पिनर हैं, उनके लिए शायद थोड़ा सा बेहतर है फिर भी, बट हफीज हो जाए या शेब मलिक हो जाए या जो भी ऑफ स्पिनर जो रिस्ट जो ऑफिसली फिंगर स्पिनर हैं, उनको यहाँ जरूर प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपने देखिएगा कि इस टूर्नामेंट में जैसे जैसे स्पिन फैक्टर बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम भी आएंगी। अच्छे बैट्समैन मैं हमजा फिर यह कहूँगा, हफीज ने कल साबित किया, सुहेल अख्तर चूंकि आपने उनकी बात की, उसकी वजह यह है कि लाहौर कलंदर्स को मैं इसलिए भी एज दूंगा कि यहाँ पर जो T10 लीग हुई थी उसको जीत गए थे, और लाहौर कलंदर्स या उनके कोच आकिब जावेद को बड़ा एक्सपीरियंस है कि अबू धाबी की विकेटों पर कैसे खेलना है। तो ये वो एडवांटेज है लाहौर कलंदर्स ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, और मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी मुश्किल पे नहीं हमजा जितनी लग रही है। इवेंचुअली हम देखेंगे कि यहाँ पे अच्छे बैट्समैन रन्स भी करेंगे। बिल्कुल अब्दुल गफ्फार साहब, जिस तरह से हसन अली की अगर बात की जाए तो उनका जो कमबैक है वो अच्छा था, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए हसन अली बिल्कुल बतौर पेशावर ज़ल्मी फैन मैं तो उनको बड़ा मिस करूंगा पेशावर ज़ल्मी में, क्योंकि वो यहीं से उनकी जो है वो शुरुआत हुई थी और इसी तरह अगर हम देखें तो यहीं से सुपरस्टार बने। बट लास्ट सीजन में उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड ज्वाइन किया अपनी कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टिम डेविड का जो छक्का था हमजा, आई थिंक ये लाहौर कलंदर्स की
क्लास को साबित करता है कि हसन अली को छक्का मारने के लिए भी उनके पास 6-7 नंबर पे प्लेयर मौजूद हैं। बट हसन अली इस समवन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत जरूरी हैं, और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस टूर्नामेंट में कुछ अच्छा करना है तो आई थिंक हसन अली का रोल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल रोल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्क्रीन पे इस वक्त ना 3 मुख्तलिफ टीम्स के फैन बैठे हुए हैं। गफ़ार भाई हैं, वो सपोर्ट करते हैं जी पेशावर ज़ल्मी, उनकी अच्छी टीम उनको पसंद है, मुझे कराची किंग्स पसंद है, और इधर इकरा को लाहौर कलंदर पसंद है। ये मुकाबला भी टफ होने वाला है। गफ़ार भाई बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का हाफिज़। यही तो इस लीग की बात है। इसकी हम देखें तो क्रेडिट भी यही है कि हम सब मिल के बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ टीम्स आपको पसंद है और बेहतरीन खेल है। रात को आप सोए हैं, सुबह उठे तो पता लगा आपकी टीम जीत रही थी, आपकी हार गई है या आपकी हार रही थी तो आपकी जीत गई है। बात ही तसल्ली होगी ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत रही है, तो मैं सोच जाऊं सुबह उठ के तो लाहौर कलंदर जीत गए। लेकिन क्या बात है। अच्छा, अब हम ये भी अगर सवाल करें, कुछ लोगों की ना ख्वाहिश होती है कि यार मैं किस शहर में, दुनिया के किस शहर में जाके रिहाइश इख्तियार करूँ। वैसे तो अपने मुल्क जैसा मुल्क कोई नहीं होता, जहाँ पे आप पैदा हुए होते हैं उस शहर जैसा शहर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप सहूलतें जब देख रहे होते हैं तो फिर आप कुछ फैसले कर रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमजा दुनिया भर की अगर रिहाइश के लिहाज से बात की जाए ना, तो सबसे बेहतरीन शहरों की सालाना दर्जाबंदी कर ली गई है और इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड पहले नंबर पर है। क्या बात है। और बरतानवी ये तहकीकी इदारा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसने रिहाइश के हवाले से 2021 के दुनिया के बेहतरीन शहरों की नई फहरिस्त जारी की है। उनके मुताबिक न्यूजीलैंड का शहर, जिस तरह से इकरा बता रही है, ऑकलैंड पहले नंबर पर है, जापान का शहर ओसाका दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड जो है वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन फिर जापान के अगर शहर टोक्यो की बात की जाए तो वो चौथे नंबर पर है। और हमसे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूजीलैंड का ही एक शहर है वेलिंगटन, कैपिटल है उसका, बिल्कुल वो 5वें नंबर पर है। मतलब न्यूजीलैंड का पहला एक शहर पहले नंबर पर और एक 5वें नंबर पर। अमेरिका और यूरोप की बात करें तो वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस्तेहकाम के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तालीम और शहरियों की सेहत के मराकज़ तक रसाई जैसे अवामिल को बुनियाद बनाकर ये 140 शहरों की दर्जाबंदी की गई है। बिल्कुल, ताहम कोरोना की वबा ने इस दर्जाबंदी में अगर बात की जाए तो नुमाया किरदार अदा किया है। रिहाइश के हवाले से दुनिया के बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में पहले 5 शहर यूरोप और अमेरिका से बाहर के हमजा। और यही वजह कोरोना वायरस की वबा है। लेकिन ये हम आपसे शेयर इसलिए कर रहे हैं कि हम कहां पर खड़े हैं इस फहरिस्त में। तो रिपोर्ट के मुताबिक नई फहरिस्त में शाम का दारुल हुकूमत जो दमिश्क है, रिहाइश के लिहाज से दुनिया का सबसे बदतरीन शहर है, जबकि पाकिस्तान का शहर कराची दमिश्क से सिर्फ 6 नंबर ही आता है। बड़े ही अफसोस की बात है कि मतलब हम नीचे से बिल्कुल 7वें नंबर पर हम मतलब बदतरीन शहरों में हम जो है ना कराची की बात कैटेगरी में, और हमें कराची पर फख्र होना चाहिए और हमारे कराची के मसाइल हल होने चाहिए। और हम बाकी अगर शहरों की बात करें तो हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें ऐसी रिपोर्ट्स पर ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम कोताही कहाँ पर कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के शहर जो हैं वो टॉप पे आ रहे होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, आज कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे